छोटा चैप्टर, नाम क्या है इसका? भारत में राष्ट्रवाद। ठीक है, सबसे पहले बताइए राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है, बताइए। देश प्रेम, देशभक्ति, देश प्रेम, राष्ट्रवाद मतलब होता है भारत में लोगों के बीच में राष्ट्रवाद की भावना जागने लगा। क्यों जागने लगा? क्योंकि अंग्रेज जितना ज़्यादा टॉर्चर कर रहा था लोग, उतने ही ज़्यादा लोग क्या हो रहे हैं, जागरूक हो रहे थे। लोगों के अंदर भावना जाग रही थी, राष्ट्रवाद वाली भावना। समझे ना? समझे? इधर आओ। राष्ट्रवाद उदय के कारण क्या क्या था? तो कारण दिया कि मतलब देशभक्ति के जागने का कारण क्या था, है ना? राजनीतिक कारण था। पहला कारण क्या था? राजनीतिक कारण, राजनीतिक कारण था। ठीक है, आगे आइएगा तो देखिएगा अगला पेज में, पेज नंबर 70 में लिखा हुआ क्या, सन 1878 ईस्वी में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड ल्यूटन वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित कर, तो सिर्फ इसका ल्यूटन याद रखना, लॉर्ड बोलने की जरूरत नहीं है, समझ ना। तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कौन लाता है? कौन लाया? ल्यूटन लाया। कब लाया? 1878 में। याद रखना, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट क्या था? ये एक ऐसा कानून था जिसके तहत कोई भी अखबार छापा जाएगा तो अंग्रेज़ों से पूछ के छापा जाएगा। मतलब हो क्या रहा था कि जितना भी न्यूज़पेपर था ना, तो न्यूज़पेपर में बहुत सारा इन्फॉर्मेशन से छापा जा रहा था, जिससे क्या हो रहा था कि देश में लोगों को जागरूक हो रहे थे, देश में लोग अंग्रेज़ों के खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे। अंग्रेज़ क्या किया? दिमाग लगा लो। अंग्रेज़ बोला सब काशी कि अखबार छापिएगा तो हमसे परमिशन लेकर छापिएगा कि क्या छापना है। उसी कानून को बोला गया वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। समझे ना? उसके बाद लिखा है 1879 में आर्म्स एक्ट। आर्म्स एक्ट मतलब क्या होता है? हथियार रखने का एक्ट। मतलब कि आपको जो है हथियार अगर रखना होगा, बंदूक वगैरह रखना होगा, तो किससे पूछ कर रखना पड़ेगा? अंग्रेजों से पूछकर लाइसेंस लेकर रखना पड़ेगा। उसके बाद लिखा है इल्बर्ट बिल। इल्बर्ट बिल जो था, ये बिल जो कानून था, ये सही कानून था। ये एक तरह से ऐसा कानून था, समझ जाओ कि पहले क्या था ना कि जो जज रहते थे ना, वो सिर्फ अंग्रेज जज ही सुनवाई करता था लोग। लेकिन इल्बर्ट बिल के बाद क्या हुआ कि ये मतलब अंग्रेज भारतीय कोई भी हो, अगर बड़ा जज है तो फैसला किसी को भी सुना सकता है, चाहे अंग्रेज मुजरिम हो या भारतीय मुजरिम हो। पहले क्या था कि अंग्रेज जज ही अंग्रेजों सबको सुनवाई करते थे, भारतीय जज नहीं करते थे। समझे ना? ये कानून हटा दिया गया। ये कानून तो समझो कि सिंपल समझो, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट और आर्म्स एक्ट, ये दोनों कानून भारत के खिलाफ में था। लेकिन इल्बर्ट बिल जो था वो भारत के सपोर्ट में था। समझे ना? ये सपोर्ट में था। और इल्बर्ट बिल जो था, ये कानून लाया था रिपन लाया था, और वर्नाक्यूलर और आर्म्स एक्ट जो लाया था वो लिटल लाया था। ठीक है, नीचे एक लिखा हुआ 1800 में ये कलकत्ता कॉर्पोरेशन लाता है। कौन? कर्जन लाता है 1899 में। उसके बाद 1904 ईस्वी में विश्वविद्यालय पर भी, है ना, नियम ला दिए ताकि विश्वविद्यालय में भी जो पढ़ाई हो रही है उसको देखे, जांच करे, और उसमें अगर किसी तरह का अंग्रेजों के खिलाफ भड़काऊ भाषण अगर हो रहा है तो उस पर रोक लगाए। उसको देखेंगे तो 1905 में बंगाल विभाजन हुआ कर्जन द्वारा। क्वेश्चन बहुत फेवरेट है, कई बार एग्जामों में पूछा हुआ है, पूछता है कि बंगाल विभाजन किसने किया था? तो कर्जन ने किया था। कब ने किया था? 1905 में। ठीक है, नीचे आइएगा तो लिखा हुआ 1907 ईस्वी में देशद्रोही अधिनियम चलाया गया। ठीक है, और जो 1905 में जो बंगाल विभाजन हुआ था उसको 1911 में रद्द करना पड़ा, क्योंकि लोग जो हैं भयानक रूप से अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन करना शुरू कर देंगे, जो आगे आएगा पढ़ेंगे लोग। ठीक है, समझे ना? अब यहाँ पर 1907 ईस्वी में देशद्रोही सभा अधिनियम सभा पर क्या कर दिया गया? रोक लगा दिया गया। कब? 1907 से। ठीक है, और 1910 ईस्वी में क्या किया गया? 1910 में इंडियन प्रेस एक्ट उल्लेखित कर छापने वाले को क्या करने के लिए, दंडित करने के लिए पारित किया गया। मतलब जो भी पेपर छापेगा सरकार के खिलाफ उसको दंडित किया जाएगा। आगे जी आर्थिक कारक। ठीक है, आर्थिक कारक में देखेंगे तो आर्थिक मतलब क्या होता है? पैसा से रिलेटेड। ठीक है, यहाँ देखेंगे तो सन 1882 ईस्वी में सूती कपड़ा पर आयात कर हटा दिया। इससे क्या हुआ? देखो वो क्या रहता ना, अंग्रेज क्या किया कि भारत के लोगों को भारतीय कपड़ा को ना बेचने के लिए मजबूर करने लगा। और क्या करता था लोग, अंग्रेज सब यहाँ से कच्चा माल लेके जाकर ब्रिटेन में कपड़ा बनाता था लोग, रेडीमेड कपड़ा बनाकर, और वापस लाकर भारत में ही बेच देता था लोग। मतलब सिंपल समझो, भारत से रंगदारी से लिया और रंगदारी से ले जाके खुद बना के लाके फिर भारतीय के लोगों को ज़बरदस्ती बेच दिया। समझ ना? अब उसके बावजूद भी बहुत सारे भारतीय लोग थे ना, वो भी अंग्रेज का सामान नहीं खरीदते थे, देसी सामान खरीदते थे। कि बोलते थे कि भैया हम अपना देश का खरीदेंगे तो अपने देश का रोजगार भी बढ़ेगा और अपने देश के तरक्की होगा। तो क्या किया लो, दिमाग लगाया लो, भारत के कपड़ा पर टैक्स बढ़ा दिया लो भयानक, और अपने कपड़ा पर टैक्स हटाइए दिया लो, है ना। तो उन लोगों का कपड़ा हो गया सस्ता, भारतीय कपड़ा क्या हो गया? महंगा। आगे ये 1857 क्रांति के बारे में लिखा है, जो आगे पढ़ेंगे लोग। बहुत ज़बरदस्त क्रांति हुआ जिसमें अंग्रेजों को भयानक खमियाजा भुगतना पड़ा। अब ये सामाजिक कारण, सामाजिक कारण देखेंगे, समाज में किस तरह भेदभाव बढ़ रही है और समाज में किस तरह से, है ना, लोग जागरूक हो रहे हैं धीरे धीरे। तो देखेंगे तो समाज में जो था, सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो थे पहले क्या थे? आईसीएस अधिकारी थे, जो मतलब यूपीएससी का अब एग्जाम होता है ना, जिसमें डीएम कलेक्टर वलेक्टर या एसपी बनते लो, आईपीएस ऑफिसर बनते लो। ठीक है,
तो उस समय के समय में वही एग्ज़ाम को ICS एग्ज़ाम बोला जाता है, इंडियन सिविल सर्विस, बराबर ना। तो इंडियन सिविल सर्विस जो एग्ज़ाम होता था उसमें सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो भारतीय थे, वो पहले भारतीय थे जो पहली बार अधिकारी यानी ऑफिसर बने थे। उसके बाद बहुत सारे भारतीय जो है अधिकारी बनने लगे और लोगों के बीच में एक क्या हुआ है ना, पढ़ाई की जागरूकता जागने लगी, है ना, लोग होशियार होने लगे धीरे। अब ये धार्मिक कारण, है ना, धार्मिक कारण में देखेंगे तो बहुत सारे महापुरुषों का नाम आएगा। राजा राममोहन राय, देवेंद्र नाथ ठाकुर, रविंद्र ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी दयानंद सरस्वती, राम कृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद का नाम उल्लेखनीय है। उसके बाद अंग्रेज भी था सब जो भारत के लोग को सपोर्ट कर रहा था, जैसे था विलियम जोन्स, मैक्स मुलर, चार्ल्स से, है ना, विल्किंसन, ये सभी लोग था ना भारतीय इतिहास को, भारतीय ग्रंथों को, भारतीय जितने भी पुराने किताब थे उसको बहुत मानता था लोग। और जितने भी पुराने ग्रंथ थे उनको कहा कि लो अंग्रेजी में ट्रांसलेट के लो ताकि सब कोई पढ़े, सब कोई देखे, सब कोई समझे, ठीक है, भारतीय संस्कृति के बारे में जाने, ठीक है। उसके बाद सन 1885 ईस्वी में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो रही है। याद रखना दिसंबर 1885 ईस्वी में इंडियन राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो रही है। स्वर्ण कौन कर रहा है, याद रखना A.O. ह्यूम, स्वर्ण कौन कर रहा है, A.O. ह्यूम। कांग्रेस का जब गठन हो जा रहा है तब उसके बाद जो क्या बोलते हैं उसको, पहली बार बैठक कौन करता है, W.C. बनर्जी, समझ ना, पहली बार बैठक कौन करता है, W.C. बनर्जी। समझा, नहीं सुनाई देगा आवाज़, बोल सकते हो, मन में कहा धीरे धीरे बोल रही है, कुछ पूछ रही है, हाँ हो गया, आगे चलिए। उसके बाद यहाँ बाल लाल पाल लिखा हुआ है। बाल लाल पाल का फुल फॉर्म आप लोग यहाँ लिखा हुआ, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय, है कि नहीं है। ये तो लोग क्या थे, गरम दल के नेता थे। अब गरम दल क्या था, देखो जब कांग्रेस का गठन हुआ था ना तो उसमें कुछ नेता जो थे वो क्या कर रहे थे, कुछ नेता जो थे वो लोग थोड़ा मुंडेल दिमाग के थे। वो कहते थे कि अंग्रेज को पीट पाट के शांत करना चाहिए, और कुछ नेता बोलते थे कि नहीं, हाथ जोड़ के शांतिपूर्वक बात किया जाएगा तो काम चल जाएगा। तो जो लोग मुंडेल दिमाग के थे, जो थोड़ा गर्म दिमाग के थे, वो उनको गरम दल कहा गया। उसके नेता प्रमुख जो थे बाल लाल पाल और एक और थे अरविंद घोष करके थे, स्वर्ण, वो बाद में इसमें से हट जाएंगे, ठीक है। यहाँ आइएगा तब प्रथम विश्व युद्ध के समय में क्या क्या हुआ था और कौन कौन अंग्रेजों को सपोर्ट कर रहा था। तो प्रथम विश्व युद्ध में पहली बात की कि दुनिया में देखा जाएगा तो मित्र राष्ट्र में कौन कौन थे, फ्रांस, ब्रिटेन और कौन था, रूस था। और इसको क्या बोलते थे, मित्र राष्ट्र बोला जाता था। और धुरी राष्ट्र में जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, इटली था, ठीक है। इटली हालांकि साथ नहीं दिया था। 9th क्लास में तुम लोग को जो क्या बोलते उसको क्या बोलते रे, भारत के प्रथम विश्व युद्ध में पढ़ा चुके हैं तुम लोग को, ठीक है। अब आ जाइए आगे आइए। उसके बाद अगला पेज में देखोगे तो लिखा हुआ है 1916 ईस्वी में आयात शुल्क, भारत के आयात शुल्क लगाया ताकि कपड़ों का उद्यान का विकास हो और उसका फ़ायदा अंग्रेजों को मिल सके। मतलब भारत किसी भी तरह से अंग्रेज अपना फ़ायदा चाहते थे, बस इतना ही समझिए, ठीक है। आगे आइएगा तो लिखा हुआ है कि 1915-17 के बीच में एनी बेसेंट और तिलक आयरलैंड से प्रेरित होकर भारत में होम रूलिंग की स्थापना किए। 2 क्वेश्चन पूछेगा, होम रूलिंग की स्थापना किसने किया था, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक। और किस देश से प्रेरणा मिला था लोगों को, आयरलैंड से प्रेरणा मिल रहा था कि भारत में होम रूलिंग की स्थापना करने के लिए, ठीक है ना। उसके बाद देखिएगा तो लिखा हुआ अमेरिका और कनाडा में बसे भारतीय क्रांतिकारियों को लाला हरदयाल जो थे, कौन थे, लाला हरदयाल के प्रयास से 1913 में गदर पार्टी की स्थापना की गई। क्वेश्चन पूछेगा गदर पार्टी की स्थापना किसने किया था, लाला हरदयाल, लाला लाजपत नहीं, लाला हरदयाल। किसने किया था, लाला हरदयाल। कब किया था, 1913 में। कहाँ किया था, कनाडा अमेरिका में, यानी कि जगह का नाम पूछेगा था सैन फ्रांसिस्को। कौन जगह, सैन फ्रांसिस्को, समझे ना। कौन सी पार्टी, गदर पार्टी। पेज नंबर 75 आइए, 75, ठीक है। उसके बाद तो 72 है तुम लोग में, या तो 74 दिखा रहा रे, 72 में है। 73 में ऊपर में क्या लिखा है बताओ, प्रथम विश्व युद्ध का 73 में लिखा है। ओ तो दो मैं बोलूँगा तो दो पीछे रहना सब। मैं क्या बोल रहा हूँ कि मेरा 75 बोल रहा हूँ तो तुम्हारा 73, ठीक है। तो यानी 2, तो मेरा 75 दिखा रहा है, तो कोई बात नहीं है। ये नेट वाला रहता है ना, थोड़ा सा कहीं आगे दिखा रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये PDF है, तुम लोग का बुक है तो
दो पीछे रहेगा, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध का भारत पर क्या प्रभाव पड़ता है? प्रथम विश्व युद्ध पर भारत पर बहुत ज़्यादा उसका प्रभाव पड़ा। पर देखो, भारत ही नहीं, अंग्रेज जिस जिस जगहों को गुलाम बनाया था उस सारे जगहों पर उसका प्रभाव पड़ा। कारण क्या था कि अंग्रेज युद्ध लड़ रहे थे और युद्ध में जो चीज़ की कमी हो रही थी, यानी कि सेना की कमी हो रही थी तो ज़बरदस्ती भारत के आदमी को टांग के लेकर चल जाते थे लोग। पैसा कमी हो रहा था तो ज़बरदस्ती आदमी से लूट लेते थे लोग कि पैसा दो, हम लोग को पैसा कमी है। मतलब अंग्रेज युद्ध लड़ रहा था, अंग्रेज की किसी भी चीज़ की कमी होती थी तो वो अपने गुलामों से नहीं मांगेगा, उसी से मांगेगा कुछ, हथियार लेगा ज़बरदस्ती। तो भारत उस समय अंग्रेजों का गुलाम था। तो जाहिर सी बात है, ब्रिटेन की अगर हालत ख़राब हो रही है तो जाहिर सी बात है उसका जितना भी गुलाम देश है उस पर टॉर्चर करबे करेगा। तो वो बहुत ज़्यादा टॉर्चर करता है, ठीक है। आगे आ जाइए, यहाँ देखिएगा तो रॉलेट एक्ट कानून हुआ। रॉलेट एक्ट कानून क्या है? जब भारत की स्थिति खराब होने लगी धीरे धीरे, तो भारत की जनता आवाज़ उठाने लगी अंग्रेजों के खिलाफ में, और अंग्रेज देख रहा था लोग कि प्रथम विश्व युद्ध के चक्कर में भारत के लोग भी हल्ला करना शुरू कर दे, और वही हुआ, भारत के लोग हल्ला करना शुरू कर दिए। तब तुरंत अंग्रेज क्या किया, सब एक खतरनाक कानून लेके आया सब, जिसका नाम रखा गया रॉलेट एक्ट कानून, सॉरी ना। तो रॉलेट एक्ट कानून लेकर आए। उस कानून के तहत क्या था कि किसी को भी शक हो किसी पर, तुरंत पकड़ के उसको जेल में डाल देना। सिंपल समझो, जैसे मोहल्ला में लगता है कौन सा 44 धारा लगता है ना, बराबर सुनता है कि 44 लग गया है, तो 44 लग गया था। उसका मतलब क्या होता है कि आप सभी को क्या करेगा, वो बिना पूछे उसे पुलिस चाहेगा तो शक के आधार पर पकड़ के ले जाकर जेल में डाल सकता है। सेम वही उसी समय का रॉलेट एक्ट जो कानून था, वही कानून अंग्रेज बिना पूछे आपको पकड़ के जेल में डाल सकते थे। ये कानून बना। इस कानून के से भारत के लोग काफ़ी ज़्यादा गुस्सा गए और अंग्रेजों के खिलाफ बोलने लगे, जिसमें दो को नेता थे। कौन थे? एक सैफुद्दीन और सत्यपाल मलिक, और सैफुद्दीन किचलू और मलिक जो थे, है ना, ये दोनों क्या रहे, अंग्रेज के खिलाफ बोलने लगे, है ना। तो आगे इसी में मिलेगा 6 अप्रैल और 9 अप्रैल को, ये 6 अप्रैल को पूरे लोग हल्ला करेंगे और 9 अप्रैल को उनको पकड़ लिया जाएगा दोनों को, जिसका बाद में 13 अप्रैल की जो घटना होगी आगे बताएंगे, उसमें घटना में सब पूरे डिटेल में देखा जाएगा। यहाँ नीचे में लिखा हुआ 1919 ईस्वी में मॉन्टेस्क्यू और चेम्सफोर्ड योजना। तो क्वेश्चन कई बार पूछता है कि मॉन्टेस्क्यू और चेम्सफोर्ड की योजना कब आई थी? 1919 में। एक और क्वेश्चन पूछता है मार्ले मिंटो सुधार, वो 1909 में आया था। इसमें हालांकि नहीं दिया हुआ, कहीं आगे दिया होगा तो देखा जाएगा। तो मार्ले मिंटो सुधार 1909 में और मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड 1919 में। आगे आ जाइए। अब यहाँ एक लिखा हुआ मुस्लिम लीग जो है ना, जब बंगाल विभाजन होता है 1905 ईस्वी में, अंग्रेज सक्सेसफुल नहीं हो पाते, फिर 1911 में वापस उनको रद्द करना पड़ता है। तो अंग्रेज दिमाग ला लेते हैं, उसी बीच में क्या करते हैं, मुस्लिमों को भड़का के एक अलग उनका ग्रुप बना देते हैं, जिसे मुस्लिम लीग कहा गया। इस कहानी को बहुत सारे बच्चे जानते होंगे। 1916 ईस्वी में समझौता हो जाता है, लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन जो हो रहा है उसमें कांग्रेस के साथ समझौता हो जाता है। क्या समझौता होता है कि असल दर क्या हो रहा था ना, गरम दल नरम दल दोनों अलग हो गए थे कांग्रेस से। कब? 1907 में। 1907 में कौन अलग हो गया था? गरम दल और नरम दल अलग हो गया था, और मुस्लिम लीग तो सपोर्ट में था ही नहीं शुरू से, ठीक है। लेकिन एनी बेसेंट जब आ रही है 1916 में, तो एनी बेसेंट थी महिला, और महिला बोलेंगे तो सबको ही सपोर्ट में आ ही जाएगा। तो जाहिर तब तो वो बोली कि नरम दल और गरम दल सबको बुला के लेके आइए, सबको बड़ा नरम हो गया। और मुस्लिम लोग की लीग को भी बुला के लेके आई कि आप भी आइए, सबको मिल के एक संगठन में रहे, कांग्रेस में सबको ही साथ में रहे। इससे क्या होगा ना कि एक जगह रहेंगे लोग, इकट्ठा रहेंगे लोग, तो मजबूत रहेंगे लोग, अंग्रेज को पिट पाट के हरा देंगे लोग। बाद में देखा जाएगा कि हम लोग घर के आपसी मामला है, किसको क्या करना है उस करना बाद में देखा जाएगा। पहले अंग्रेज को पिट के हटाए दे, हम लोग का पहली प्राथमिकता यही होनी चाहिए। जिसके लिए क्या किया लो, सारे ग्रुप को एक की, कौन की? एनी बेसेंट। और 1917 अगले साल वही खुद मीटिंग कर देंगे, वही अध्यक्षता कर देंगे, ठीक है। तो कई बार क्वेश्चन पूछता है कि मुस्लिम लीग, गरम दल और नरम दल किस कांग्रेस के अधिवेशन में एक साथ मिल गए थे? तो कौन सा अधिवेशन था? लखनऊ अधिवेशन या लखनऊ समझौता में, ठीक है। कब? 1916 में। और बाद गांधी जी का एंट्री मारते हैं भारत में 1915 ईस्वी में, अफ्रीका से लौटकर भारत में परमानेंटली रूप में आ जाते हैं। देखो, गांधी जी शुरू से लंदन में पढ़ाई करते थे, बैरिस्टर के वकालत की पढ़ाई की है। तो उसके बाद वो अफ्रीका चले गए थे, किसी का वहाँ पर क्या बोलते उसको रे, लड़ने के लिए, केस लड़ने के लिए चले गए थे, ठीक, केस लड़ने के लिए चले गए थे। अफ्रीका में गए थे तो वहाँ पर देखे कि गोरे काले का बहुत भयानक भेदभाव है ना, कारिया आदमी को उठा के फेंक दे रहा है सब, सर ना। गांधी जी के साथ वैसे ही हुआ, ट्रेन में बैठे हुए थे, एक ट्रेन में टिकट कटा लिए थे, और देखा सब आके, अरे करिया का ट्रेन में सीट में बैठा है, उठा के फेंक दिया से गांधी जी को अगले स्टेशन पर से। कहा करिया आदमी तुम कैसे बैठ गया? तो ये कहा कि काय नहीं बैठेंगे, हम टिकट लिए। कहा कि बोर्ड पर देखो क्या लिखा है, तो लिखा हुआ था कुत्ता और करिया आदमी, है ना, कुत्ता और भारतीय। एक्चुअली में करिया नहीं, भारतीय का स्पेशली था, सर ना, मतलब नॉट अलाउड है, सर ना। और भारतीय मतलब भारतीय या अफ्रीकी लोगों को करिया से डिनोट करता था, मतलब उनको मानना था कि करिया लोग मतलब बेकार लोग, गोर लोग मतलब अच्छा, सर ना। गोर लोग का मतलब होता है अच्छा आदमी, और करिया लोग का मतलब होता है बेकार आदमी। अंग्रेजों का वही, अंग्रेज की नीति जो है अभी भी अमेरिका में वही चलता है। बताओ, अमेरिका इतना डेवलप हो गया ना, फिर भी अमेरिका में गोरे काले का भेदभाव। हाल ही फिलहाल में पिछले साल घटना हुआ था, जो ने वो करिया था, उस पुलिस गोर था लो, तो पुलिस को गर्दन पर लात धके करिया का मुँह दिया लो,
करिया गोर के चलते हैं, एक से एक दुनिया है। बताइए इतना दुनिया आगे चल रहा था, वो लोग करिया गोर से मार कर रही, अद्भुत होते रहता है, समझ रहे ना। तो गांधी जी वहाँ पर केस लड़ने के बाद भारत में आ गए। उस बीच में कई बार भारत आए गए, ठीक है, लेकिन परमानेंटली आ गए कब? 1915 में भारत में आ गए, मैंने परमानेंट रूप से आ गए भारत में आए तो अपना गुरु बनाए। सोचे कि भारत की राजनीति जानने के लिए किससे भेंट किया जाए, तो भारत में आने के बाद अपना गुरु बनाया गोपाल कृष्ण गोखले को। याद रखना, गांधी जी गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। और अपने गुरु से पूछे तो गुरु जी बोले एक काम करो, चुपचाप शांतिपूर्वक जाओ और 1 साल पूरे भारत के राजनीति को समझो, उसके बाद राजनीति में इंटर मारना। ये क्या कहे, चले गए अहमदाबाद गुजरात में, है ना, गुजरात में चले गए। वहाँ जाने के बाद अपना साबरमती आश्रम बनाए, साबरमती नदी है वहीं पर एक अपना कुटिया बना लिए सर ना, मतलब एक झोपड़ी बना लिए, वहीं पर रहने लगे और वहीं पर रह के मीटिंग वगैरह अपना करते थे, राजनीति को समझने लगे। और बीच बीच में कांग्रेस की जो अध्यक्षता होती थी उसमें जाते थे मिलने के लिए, कहीं भी नेता लोग का जो ग्रुप होता था उसमें मिलने जाते थे, ठीक है। तो गांधी जी भी रॉलेट एक्ट के समय तो आ चुके थे, क्योंकि 1915 में आए थे। और रॉलेट एक्ट कानून कब आ रहा है? 1919 में, है कि नहीं है। तो जो रॉलेट एक्ट कानून आया था उसके खिलाफ में 21 मार्च को क्या हुआ था, लोग आंदोलन करना शुरू किए, है ना। जो कानून आया था तो 21 मार्च को लोग क्या किए, हल्ला करना शुरू किए, बोले कि है ना कि ऐसा कानून। तो ये 21 मार्च को ये कानून जो है पारित हो रहा है, 21 मार्च 1919 को, ठीक है। आगे आ जाइएगा तो 6 अप्रैल को पूरी देश में, है ना, देशव्यापी क्या हुआ, हड़ताल हुआ, मैंने पूरे देश भर में हड़ताल हुआ। तो क्वेश्चन पूछेगा, रॉलेट एक्ट जो कानून था, है ना, उस कानून के विरोध में पूरे देश भर में कब विरोध प्रदर्शन हुआ, कब हुआ, हड़ताल का आयोजन कब हुआ? 6 अप्रैल 1919 को। उसके बाद देखेंगे उसके परिणाम स्वरूप 13 अप्रैल को एक हत्याकांड होगी, जिस हत्याकांड को यहाँ पर डिटेल में पढ़ना है। यहाँ लिखा हुआ 6 अप्रैल को देशव्यापी हड़ताल होता है। 9 अप्रैल को किसको गिरफ्तार कर लिया गया? डॉक्टर सत्यपाल और किचलू को, ठीक है, यानी सफीउद्दीन किचलू और सत्यपाल मलिक दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है, ठीक है। तो दोनों को गिरफ्तार करने के बाद और लोग भड़क जाता है। पहली बार 6 अप्रैल को पूरे देश भर में हड़ताल हुआ, 9 अप्रैल को दोनों नेता को गिरफ्तार कर लिया गया। उस नेता के सपोर्ट में हज़ारों लोग जाते हैं एक पार्क में, जिस पार्क का नाम था जालियांवाला बाग, ठीक है। उस पार्क में लोग जाते हैं, इकट्ठा होते हैं शांतिपूर्ण ढंग से, ना कुछ नहीं, कोई हथियार नहीं, कुछ भी नहीं, शांतिपूर्ण ढंग से जाते हैं और वहाँ पर जाके मीटिंग करते हैं कि हमारी नेता को छोड़ दिया जाए। ये बात को खबर लगता है किसको? जनरल ओ डायर और जनरल आर डायर को, सर ना। उस समय क्या था, जिला मजिस्ट्रेट था और वो आता है और क्या करता है, पूरे जो जलियांवाला बाग है उसको अंदर घुसता है, घेर लेता है चारों तरफ से, घेर के क्या करता है, गेट बंद कर देता है और वो पूरे बगीचा में चारों तरफ से एक ही जगह से निकलने का रास्ता था, समझे ना, 2-3 जगह से रास्ता नहीं था, और वही रास्ता में उसको सामने से घेर लेता है और बिना कुछ पूछे, बिना वार्निंग दिए अंधाधुंध गोलियां चलवाना शुरू कर देता है अपने पुलिसों से। पुलिस अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर देती है, जिसके वजह से हज़ारों मासूम लोगों, निहत्थे लोगों की जान चली जाती है, सर ना। बहुत दर्दनाक वहाँ पर मारता है। अगर वहाँ की जनता, है ना, अगर वहाँ की जनता जो थी उनके पास छोटा सा भी हथियार रहता ना, तो इस अंग्रेज़ को क्या करता लोग, मार के ख़त्म कर देता लोग, है कि नहीं है ना। लोगों के पास कुछ नहीं था और यहाँ चुट्टा की तरह बैठ के देख सकते हैं क्या किया लो, सब किसी को मार दिया लो, समझ ना। ये देश के लिए सबसे शर्मनाक घटना थी और देश के लिए सबसे खतरनाक घटना थी जो अंग्रेज़ की, मतलब अंग्रेज़ क्या था ना, और अंग्रेज़ क्या था ना, दहशत पैदा कर रहा था भारतीय लोगों के बीच में, ठीक है। और सबसे बड़ी ताज्जुब की बात क्या हुई कि जब ये अंग्रेज़ गया ब्रिटेन में, क्योंकि तुरंत भाग गया इंग्लैंड में, क्योंकि यहाँ से भगा दिया लो, क्योंकि लोग तो छोड़ेगा नहीं इसको, हाँ, जनरल आर डायर को, तो भगा दिया लो ब्रिटेन में। और ब्रिटेन में गया ना, तो ब्रिटेन में उसको प्राइज़ दिया गया इस बात के लिए कि आप बहुत अच्छा काम किए, भारत में आप लोगों को मार के आए। मतलब समझे कितने ख़राब बात है। एक तो यहाँ पर इतनी दर्दनाक घटना किया, इतनी ख़राब घटना किया, इतना बेरहमी से मारा, उसके बाद इसको प्राइज़ दिया गया, समझ रहे। इसकी मतलब क्या है, सीधे सीधे अंग्रेज़ इस बात को बढ़ावा दे रहा था कि और मारो। इस बात से पूरे देश की जनता भड़क गई। उसमें एक और थे उधम सिंह, वो इतना भड़के कि लास्ट में जाके लंदन में जाके अपनी बात बदला लिए। भारत के लोगों का खून ऐसे भी कमज़ोर थोड़ी होता है, खोज के बदला लेता है। ऐसा आदमी है भारतीय लोग कि एक बार दुश्मनी ले लिया तो ज़िंदगी भर नहीं भूलेगा, कहीं ना कहीं उनका तो खोज के मरबे करेगा। तो उधम सिंह जनरल डायर को खोज के जाके मार दिए वहाँ लंदन में। भारत नहीं आ रहा तो उससे क्या मतलब है, ये पहुँच गया बंदूक लेके और उसके भरी असेंबली में उसको जाकर मार दिए। आगे आ जाइए, अंग्रेज सब रिपोर्ट निकाला लो कि 1000 लोग से कम लोग मरा हुआ है, लेकिन एक्चुअली में बहुत ज़्यादा लोग मरे हुए थे, ठीक है। तो इस घटना के बाद
रविन्द्रनाथ टैगोर जो थे वो नाइटहुड की उपाधि लौटा दिए। गांधी जो थे वो कैसर-ई-हिंद की उपाधि लौटा दिए। एक्चुअली में क्या था ना कि गांधी जी जब शुरू में आते ना तो अंग्रेज का सपोर्ट करते थे, और यहाँ तक सपोर्ट करते थे कि 1914 के जो प्रथम विश्व युद्ध जो हो रहा था उस विश्व युद्ध में भारतीय सेना को खुद भर्ती कराते थे कि जो अंग्रेज के संग जाकर तू लड़, है ना, भेजते थे कि जाओ लड़ने जाओ। अंग्रेज मतलब गांधी जी एक तरह से अंग्रेजों के दलाल थे, सीधे बोला जाता है, समझ रहे ना। तो उनको भर्ती करने वाला सार्जेंट भी कहा जाता था, समझे, माने भर्ती करने वाला है ना, एक तरह से अंग्रेजों का चेला है, दलाल है, चपलूसी करता है। लेकिन जब ये घटना हुआ, जलियांवाला बाग हत्याकांड घटना हुआ, तो इसके बाद इन लोगों की आँख खुला, तब इनको लगा कि हम लोग बकलोलई कर रहे हैं। तब ये क्या हुए, अंग्रेजों के खिलाफ आवाज़ उठाना शुरू कर दिए। आ गया जी। उसी समय खिलाफत आंदोलन हो रही है। खिलाफत आंदोलन बताए थे एक बार बहुत पहले भी, और शायद 8 क्लास में भी है ना। तो खिलाफत आंदोलन के बारे में बहुत डिटेल से उसमें है। खिलाफत आंदोलन में क्या है कि पूरी दुनिया के जो मुसलमान होते हैं ना, मुसलमानों का एक लीडर होता है, उसको बोला जाता था खलीफा, समझ ना। वो नबी साहब के समय से ही चलते आ रहा है, समझ रहे हैं ना, मोहम्मद साहब पैगंबर के समय से ही चलते आ रहा है खलीफा वाला नियम। अंग्रेज जानते थे कि ये खलीफा जब तक रहेगा ना तब तक पूरी दुनिया के मुसलमान एक साथ रहेगा लो, जिसके लिए अंग्रेज चाहता लो कि खलीफा का पद को हटा दिया जाए, ठीक है सर ना। अंग्रेज बहुत कोशिश किया लो, अंततः लास्ट में है ना जो खलीफा का जो पद था वो तुर्की में था, और भले कहीं भी खलीफा बैठा हुआ था लेकिन पूरी दुनिया के मुसलमान को अपने इशारों पर कंट्रोल करता था। ये अंग्रेज समझता था कि आने वाले भविष्य में बहुत खतरनाक हो जाएगा, मतलब कि जब चाहेगा लो किसी को कहीं घुमा देगा लो, समझे ना। तो अंग्रेज क्या किया लो, खलीफा का पद को ख़त्म कर दिया लो, और ख़त्म कर दिया लो तो इससे क्या हुआ कि पूरी दुनिया के मुसलमान भड़क गए, है ना, कि हमारे खलीफा के साथ टॉर्चर किया जा रहा है, अत्याचार क्यों किया जा रहा है। तो इसी आंदोलन को बोला गया खिलाफत आंदोलन। तो भारत के भी मुसलमान भड़क गए, भारत के मुसलमान भी हल्ला करने लगे। अमृतसर में अधिवेशन हुआ कब, 1919 ईस्वी में। कांग्रेस जो मीटिंग हो रहा है 1919 का अमृतसर में, यानी पंजाब में। तो गांधी जी इस अमृतसर के अधिवेशन में खिलाफत आंदोलन जो मुसलमान खड़ा किए थे ना भारत में, उसका सपोर्ट कर दिए। इसलिए गांधी जी सपोर्ट करते कि गांधी जी के दिमाग में एक है ना आंदोलन, एक मतलब एक क्रांति चल रही थी दिमाग में। वो चाह रहे थे कि भारत का हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबको एक कर दे। तो अमृतसर में हो रहा है, वहाँ पर सिख धर्म के लोग ज़्यादा, और हिंदू लोग के साथ अभी जलियांवाला बाग हत्याकांड और कुछ मुस्लिम लोग भी थे, उन लोगों के साथ घटना हुई थी। और खिलाफत आंदोलन में यहाँ मुसलमान एकजुट खड़ा हुआ था। सब क्या था लो, अंग्रेज से भड़का हुआ था लो। यही मौका देके गांधी जी बोले कि अब कुछ बड़ा किया जाए, अब कुछ तूफानी किया जाए। माउंटेन ड्यू पिए और तूफानी करने चल दिए गांधी जी। मतलब गांधी जी क्या किए, बोले कि अब कुछ तूफानी किया जाए, बोले कि अब पूरे देश भर में आंदोलन शुरू किया जाएगा, जिसका नाम रखा है क्या, असहयोग आंदोलन, जो आगे आएगा, ठीक है समझ ना। और गांधी जी नवंबर में जो खिलाफत आंदोलन हो रहा था उसका क्या बन गया, अध्यक्ष बन गए, ठीक है। आगे आइएगा तो देखेंगे। तो 17 अक्टूबर 1919 को पूरे देश भर में खिलाफत दिवस मनाया गया था। याद रखिए, क्वेश्चन पूछेगा खिलाफत दिवस कब मनाया गया था, 17 अक्टूबर 1919 को। आगे आ जाइए। अब कांग्रेस की मीटिंग हो रही है। कांग्रेस की मीटिंग में क्या हो रहा है, एक वो मीटिंग हो रहा है, देखो कांग्रेस की हर साल मीटिंग होती थी दिसंबर के महीना में ही, ठीक है। लेकिन कभी कभार जरूरत पड़ने पर आकस्मिक मीटिंग बुलाया जाता है, मतलब कि इमरजेंसी मीटिंग, ठीक है। तो इमरजेंसी मीटिंग कब महीना में आ जाएगा, किसी महीना में। तो जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसके बाद इमरजेंसी मीटिंग बैठाया गया था, कलकत्ता अधिवेशन, जिसको नाम रखा है क्या, कलकत्ता अधिवेशन, क्योंकि कलकत्ता में हुआ था। कब हुआ था, सितंबर 1920 में। उसी समय गांधी जी बोले कि एक काम किया जाए, एक आंदोलन शुरू किया जाए। तो बोला लो कैसे आंदोलन बोल रहे हैं, तो बोले कि असहयोग आंदोलन शुरू किया जाएगा, ठीक है। तो उस समय असहयोग आंदोलन पर क्या हुआ, प्रस्ताव पारित हुआ, मतलब प्रस्ताव मतलब होता है बात रखा गया कि आंदोलन शुरू किया जाएगा। लेकिन पूर्ण रूप से पुष्टि कब हो गया, दिसंबर 1920 में। कब है, नागपुर के अधिवेशन में, कलकत्ता अधिवेशन के प्रस्ताव की पुष्टि हुई है। या इसका मतलब समझिए, कलकत्ता में जो बतिया हुआ था वो बतवा को मतलब मोहर लग गया कि अब होगा असहयोग आंदोलन। किस अधिवेशन में, नागपुर के अधिवेशन में। नागपुर के अधिवेशन में मोहर लगा। और चर्चा किस में हुआ था, कलकत्ता के अधिवेशन में, ठीक है। कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में चर्चा हुआ था। और जस्ट सितंबर के बाद 3-4 महीना बाद दिसंबर में जो नागपुर में जो अधिवेशन हो रहा है, उस अधिवेशन में क्या किया गया, बात को मान लिया गया। उसमें 3 गो मुद्दा रखा गया। असहयोग आंदोलन जो है शुरू करने के लिए 3 मुद्दा को चर्चा किया। पहला मुद्दा था कि खिलाफत का मुद्दा उठाना है कि भाई खलीफा के साथ अत्याचार क्यों किया जा रहा है। दूसरा मुद्दा था कि पंजाब के साथ जो तुम बर्बर हत्या किए हो उसकी तुम क्या कर रहे हो, उसको सज़ा क्यों नहीं दे रहे हो, उसको मार क्यों नहीं रहे हो, है ना, उसको फांसी पे क्यों नहीं लटका रहे हो। तीसरा था कि हम लोग स्वराज्य की प्राप्ति करेंगे, मतलब स्वराज्य मतलब होता है कि अपना हक अधिकार मांगेगा, ठीक है।
तो कभी क्वेश्चन पूछ सकता है कि असहयोग आंदोलन शुरू करने की मतलब असहयोग आंदोलन जो था वो शुरू किया गया था किन 3 शर्तों के साथ या कितने शर्तों के साथ? 3 शर्तों के साथ। 3 वो शर्त कौन कौन थे? पहला शर्त था खिलाफत वाला मुद्दा था, दूसरा पंजाब वाला मैटर था जो जलियांवाला बाग वाला मैटर था, और तीसरा मैटर था कि हम लोग को स्वराज्य की प्राप्ति चाहिए। ठीक है, तो ये इसमें क्या हुआ कि बढ़ चढ़ के लोगों ने साथ दिया और बहिष्कार करना शुरू किया। किसका? अंग्रेजों का। कॉलेज से लेकर स्कूल तक सभी छात्र छात्राएं पूरी तरह से इनका सपोर्ट किया गांधी जी का, क्योंकि गांधी जी बोले थे कि 2 साल में देश को आज़ाद कर देंगे। सब कोई खुश हो गया, कल ले भैयो कि 2 साल में जब देश आज़ाद हो जाएगा तब तो इतना बढ़िया का चाहिए। देख रहे हो ये उघारे बाबा को असहयोग आंदोलन में। ये जब जाएंगे तो ये आगे बताएंगे, जब गोलमेज सम्मेलन होगा इसी में आगे पढ़ाएंगे, तो ये जाएंगे इंग्लैंड में मिलने के लिए। तो विंस्टन चर्चिल शायद वहाँ का अंग्रेज जो था वो देखेगा ना इनको तो कहेगा अध नगर फकीर, आधा नंगा फकीर है। कहेगा देखिए ना वो भी मतलब जैसे पहने हुए कपड़ा उसी हिसाब से इसी तरह चल जाते थे ब्रिटेन में मिलने के लिए अंग्रेजों से। बोलते अंग्रेज बुलाते थे आइए हमारे पास, कहते थे हाँ अच्छा बोला का तरह, तो कहते अरे ये क्या अरे भिख मंगा आ गया यहाँ पर। उसको भिख मंगा समझता था, बाद में इतना पावरफुल आदमी समझ एक इशारे में पूरे देश को घुमा देते थे गांधी जी। ठीक है, आगे चलिए। 20 लाख चरखा इकट्ठा किया गया। मतलब हुआ क्या था कि मेन मूल मंत्र था असहयोग आंदोलन में कि जो अंग्रेजों को जो सामान है उसको यूज नहीं करना है, समझ रहे हो, उसको हटा देना है, अपना सामान यूज करना है। एक तरह समझ जाओ कि इससे पहले एक स्वदेशी आंदोलन हुआ था जो 1905 में जो कांग्रेस ये क्या बोलते उसके करजन जो कोशिश किया था बंगाल विभाजन करने के लिए, तो उसको भयानक आंदोलन हुआ था। उसी का आंदोलन का अगला रूप इसमें देखने के लिए मिला। ठीक है, आगे आ जाइए। आंदोलन का आरंभ होता है कब, किस तारीख को? 1 जनवरी 1900 यानी 1 जनवरी से जो लड़का पिकनिक मनाता है सब उस दिन से आंदोलन शुरू कर दिएगा। कौन सा आंदोलन? असहयोग आंदोलन। ठीक है, असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया गया 1 जनवरी 1921 को शुरू कर दिया गया। उसी बीच में 17 नवंबर को, यानी नवंबर का महीना आ गया, 9 महीना हो गया। जनवरी में शुरू हुआ, 9 महीना बोल रहे हैं, 11 महीना हो गया। नवंबर आ गया तो 11 महीना हो गया ना। तो 11 महीना बाद 17 नवंबर 1921 को कौन आ रहा है? प्रिंस ऑफ वेल्स आ रहे हैं। मतलब राजकुमार एक आ रहे हैं, अंग्रेज राजकुमार इंडिया में घूमने के लिए। वो राजकुमार आते हैं इंडिया में घूमने के लिए। तो अंग्रेज भारतीय लोग तो 11 महीने से आंदोलन कर रहा था, भड़कल था अंग्रेज से। उसी में अंग्रेज का राजकुमार आ रहे हैं घूमने के लिए भारत में। लोग और हल्ला करने लगा, समझ रहे ना, पूरे व्यापक रूप से पूरे देश में क्या हुआ, हड़ताल होने लगा, है ना। उसी क्रम में क्या हुआ है कि लगभग 30,000 क्रांतिकारी को गिरफ्तार कर लिया गया। अब इसके चलते और लोग खिसिया के और लोग हल्ला करने लगा। उसी क्रम में क्या होता है कि उत्तर प्रदेश की जगह है, उसका जगह का नाम क्या है? चौरी चौरा। गोरखपुर जिला में एक जगह है चौरी चौरा। वहाँ पर आंदोलनकारी ऐसे ही हल्ला करते हुए जा रहे थे। पहले पुलिस से के बीच में बहसाबसी हो जा रही है, पुलिस से बहसा हो जा रही है तो दोनों में झगड़ा हो जा रहा है, दोनों में लाठापाटी हो जाता है, मारपीट झोटा झोटी सब चालू। पहले पुलिस भाग के घुस जाता है लो थाना के अंदर। थाना के अंदर घुस के चिढ़ाने लगता है लो क्या वो अब मारो। तब पुलिस लोग कहता क्या चिढ़ा रहा है। लोग खिसिया के क्या किया कि पुलिसिया को गया गेट खोलने के लिए, तो देखा पुलिस भीतर से गेट बंद कर लिया था। लोग का भीतर से ना गेट बंद किया, रुक जो, ये बाहर से गेट बंद कर दिया लो, और गेट बंद करके ताला मार दिया लो, नीचे से मिट्टी के तेल गिरा दिया लो, गेट में खिड़की में झोंक दिया लो, फेंक दिया लो। अब फेंक के क्या किया लो, आगे लगा दिया लो। अब क्या हुआ 22 को पुलिसकर्मी था, 22 पुलिसकर्मी क्या हुआ लो, जल के राख हो गया लो। ठीक है, मार दिया लो। ये घटना हो रही है कब? 5 फरवरी 1922 को। ये घटना जैसे गांधी जी सुनते हैं तो गांधी जी कहते हैं हम तो बोले थे कि सत्य अहिंसा पर युद्ध होगा, लड़ाई नहीं होगा, मार नहीं होगा। आप लोग तो जला दिए सीधे पुलिस को, आंदोलन को बंद कीजिए, आंदोलन हम न करेंगे। अब आंदोलन वो तुरंत बंद कर दिए कब? 12 फरवरी 1922 को। इस बात की वजह से बहुत सारे नेता किसी आ गए कि भाई साहब जब गोरखपुर में घटना हुई, गोरखपुर में एक छोटा सा गांव में, तो पूरे देश भर में आंदोलन क्यों बंद कीजिएगा? मोतीलाल नेहरू और ये CR दास दोनों खिसी आ गया लोग। बोला कि हम लोग का उद्देश्य क्या था? स्वराज्य की प्राप्ति करना ही ना। खिलाफत आंदोलन तो उनको उतना मन नहीं था, चाहे ये सब ना जलियांवाला बाग हत्याकांड का तो मुद्दा था, लेकिन मेन मुद्दा था क्या? स्वराज्य की प्राप्ति करना, मतलब हम वो अपना कंट्रोल में देश को ले ले। ठीक है, तो स्वराज्य पार्टी की एक स्थापना कर देते हैं। कौन मिलके? CR दास और मोतीलाल नेहरू। खिसिया के गांधी जी भाग के कि हम ना गांधी जी की बात ना सुनेंगे, जब मर्जी आंदोलन शुरू कर देते हैं, जब मर्जी बंद कर देते हैं। गांधी जी को क्या करता है, अंग्रेज सब पकड़ के मार्च में, जस्ट अगले महीना मार्च में पकड़ के उनको जेल में 6 साल की सजा में दे देती है। और 6 साल की सजा जो होती है उसी में सोचता है अंग्रेज कि गांधी जी को क्या किया जाएगा, जेल में मार दिया जाएगा। लेकिन गांधी जी इस बात को जान जाते हैं और गांधी जी क्या करते हैं, खाना कहते हैं ना खाएंगे, खाना का बहाना लगा देते हैं और पेट झड़ी का बहाना लगा देते हैं कि हमारी तबीयत खराब हो गई, पेट झड़ रहा है। तो देखा सब कि कई भाई साहब ये तो गांधी जी मर जाएंगे, है ना, जेलवे में, तो दिक्कत हो जाएगा। दिक्कत कैसे हो जाएगा? गांधी जी का किए थे धीरे धीरे पूरे उसमें के जेल में के कैदी सबको बोल दिए थे, जो निकल रहा था जेलों में से ना, सबसे बता दिए थे कि हमको मारने के लिए कोशिश कर रहा था। और पूरा देश में बोल दिया था कि गांधी जी को मारने का षड्यंत्र रचा जा रहा है जेल के अंदर।
गांधी जी का कि वही में बेहोश हो गए धीरे से, कहे कि हमारा तबीयत खराब हो गया। अब अंग्रेज की हालत खराब कि भाई तो मर जाएगा तो देश के लोग और खिसिया जाएगा, और 1857 की जो क्रांति हुई थी उस क्रांति की तरफ मारने लगेगा सब, है कि नहीं है। तो तुरंत गांधी जी को हॉस्पिटल में लेके गया लो, तहाँ से फिरार हुए गांधी जी हॉस्पिटल में से भाग गए। अब भाग के जाके सर ना एक जगह है बेलगांव में जाके कांग्रेस का मीटिंग करते। देखो इतना दिन से कांग्रेस के संग संग घूमते थे, लेकिन मीटिंग कभी नहीं करते थे। मीटिंग करके पूरे भारत के लोगों को बता दिए कि हम क्या हुए, जेल से निकल गए, अंग्रेज हमको छोड़ दिया है, ताकि दोबारा अंग्रेज क्या करे, उनको पकड़े नहीं। गांधी जी दिमाग काफ़ी लगाए थे। अब उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में चर्चा किया है। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है इसका नेतृत्व 1930 ईस्वी में छेड़ा गया, और इस आंदोलन को पूरे जन जन तक फैलाने का काम किसने किया था, गांधी जी पहुँचाए थे। ठीक है, आगे आइए साइमन कमीशन का पहले जाना, बीच में एंट्री मार दिया था और सविनय अवज्ञा आंदोलन, वो उसको अभी जानने की जरूरत नहीं है। साइमन कमीशन जानिए, साइमन कमीशन एक्ट क्या है। देखो सर जॉन साइमन जो था ना, ये क्या किया था, भारत में जलियांवाला बाग हत्याकांड जब हुआ था 1919 में, तो उसको बात को शांत करने के लिए, सांत्वना देने के लिए लोगों को एक मतलब अंग्रेजों का एक मीटिंग बना, एक ग्रुप बना, एक संगठन बना जो भारत में आएगा जांच करने के लिए। हर एक 10 साल पर भारत में देखेगा किसी भी तरह की गड़बड़ी हो रही, उस समस्या को सुलझाने की कोशिश करेगा। लेकिन ये क्या किया, बना तो 1919 में, इसको 10 साल बाद आना था, 1929 में आना था, ये 7-8 साल में 1927 में आ गया लो। कब आ गया लो, 1927 में। और दूसरी बात क्या था, इस जो मीटिंग जो ग्रुप बना था ना, जो भारत में जांच करने आ रही थी, भारत की समस्याओं को समझने के लिए, उस मीटिंग में कितने लोग थे, 7 सदस्य। और सातों के सातों कौन था लो, गोरखा अंग्रेज था लो। सातों के सातों कौन था लो, अंग्रेज थे। सभी सदस्य क्या थे, और उसका अध्यक्ष कौन था, सर जॉन साइमन, इसीलिए इसके नाम पर साइमन कमीशन पड़ा। तो भारतीय लोग बोला, रे भाई ये बता, तू अंग्रेज है और भारत में आ रहा है भारत की समस्या को समझने के लिए, अंग्रेज को कब भारत की समस्या दिखेगा, कभी भी नहीं दिखेगा। कि तुम पागला है सबको, भारत के एक लोग नहीं है तो तुम भारत की समस्या समझो कैसे। तो भारत के लोग इसका बहिष्कार भयानक से किए। 3 फरवरी 1928 ईस्वी को क्या हुआ, बम्बई में जब आया तो इस स्वागत किस झंडे से हो रहा है, काले झंडे से इसकी स्वागत हो रहा है। और साइमन गो बैक का नारा दिया जाता है। साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ, समझ ना। तो साइमन गो बैक का नारा दिया जाता है। उस कब दिया जाता है, 3 फरवरी 1928 को। अब साइमन का बहिष्कार हुआ। उसके अगले साल नेहरू रिपोर्ट तैयार होता है। नेहरू रिपोर्ट क्या है, मोतीलाल नेहरू जो थे वो अंग्रेजों के समक्ष एक रिपोर्ट देना चाहते थे। वो बोल रहे थे कि हम वो काम कीजिए, हम लोग को डोमिनियन स्टेट दे दिए। अब डोमिनियन स्टेट मतलब क्या होता है, मतलब क्या है कि आप भी शासन कीजिए, हम वो लोग शासन करेंगे लोग, कि हम लोग घंटा थोड़ी बजाएंगे लोग, इतना दिन से नेतागिरी कर रहे हैं लोग। तो काम कीजिए, देश पे आप शासन कीजिए, छोटे छोटे जगहों पर हम लोग दे दीजिए, मतलब राज्य में हम लोग शासक बना दीजिए, दोनों आदमी मिल के शासन कीजिए, मतलब दोनों आदमी मिल कर लूटा जाएगा। ठीक है, तो मोतीलाल नेहरू गए डोमिनियन स्टेट मांगने के लिए अंग्रेज से। अंग्रेज फाइल देखा, मुँह में फेंक दिया, कब भगला कि नहीं, यहाँ से शासन कीजिएगा, है कि नहीं। ये बात मालूम चल गया उनके बेटा जवाहरलाल नेहरू को। जवाहरलाल नेहरू अब बेटा, अब बाबूजी के मुंह पे फेंका गया था फाइल को, तो क्या हो गया, खिसिया गए। अब बोले कि हम लोग को डोमिनियन स्टेट नहीं चाहिए, अब क्या चाहिए, हम लोग को पूरा चाहिए, जिसको बोला गया पूर्ण स्वराज्य की मांग। इसी बीच में एंट्री कर देता है विश्वव्यापी आर्थिक मंदी। ये क्या है, देखो महामंदी भी इसको कहा जाता है। पूरी दुनिया में हालत खराब हो गया था पूरे देश का, पूरा देश युद्ध में लड़ने में बिजी था, जिसके कारण पूरे देश की हालत खराब हो गई थी, जिसके कारण भारत में भी उसका प्रभाव पड़ा, क्योंकि भारत भी गुलाम था, तो भारत में भी प्रभाव पड़ा, भारत में भी आर्थिक मंदी देखने के लिए मिला। क्वेश्चन सिर्फ यही पूछता है, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का प्रभाव किस सन में आया था, या किस सन में देखने के लिए मिला था, 1929-30 में। 1929 में स्ट्रिक क्वेश्चन पूछता है। अब ये समाजवाद का बढ़ता प्रभाव, समाजवाद का प्रभाव क्यों पड़ रहा था, तो समाजवादी वाली भावना बताया था कि जो क्या बोलते हैं उसको रे, कार्ल मार्क्स था, समाजवाद की भावना जो बढ़ा रहे थे, है कि नहीं है, जो पिछले चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके लोग, तो मार्क्सवादी भावना भी बहुत बढ़ रही थी, और देश के अंदर जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र जैसे बड़े बड़े नेताओं का भी वर्चस्व ज़्यादा था। और ये कहते यहाँ पर मेरठ षड्यंत्र और लाहौर षड्यंत्र दिया है। और 1 अप्रैल 1930 को चटगांव सत्रगार अधिनियम क्रांतिकारी योजना का छापामार किया गया। समझ रहा, सिंपल समझो, चटगांव एक गांव एरिया है, वहाँ पर सत्रगार मतलब होता है कि हथियार रखने वाला जगह। उस हथियार रखने वाले जगह पर क्या हुआ है ना, लूटने का प्लानिंग बनाएगा कि लूट को यहाँ से लूट के चले जाएंगे। इनका नेता कौन था, सूर्य सेन, उनको क्या कहा जाता है, मास्टर दा भी कहा जाता है। ठीक है, अब आ गया वही पूर्ण स्वराज की मांग, जहाँ पर बीच में देखो, बीच में टॉपिक घुसा दे रहा है दूसरा। तो मास्टर दा सर दा मास्टर पूर्ण स्वराज की मांग हो रही है। ठीक है, पूर्ण स्वराज की, 1 मिनट रुकना। तो पूर्ण स्वराज की जो मांग की बात कर रहे थे, पूर्ण स्वराज वाला पीछे ही कहानी सुनाया है कि पूर्ण स्वराज में क्या हुआ था, जो क्या बोले उसको रे, नेहरू रिपोर्ट जो था, नेहरू रिपोर्ट के खिलाफ में जवाहरलाल नेहरू जो है पूर्ण स्वराज की मांग करते थे। इसकी पूरी कहानी को समझेंगे। दिसंबर 1929 ईस्वी में कांग्रेस की बैठक हो रही है, कहाँ हो रही है,
लाहौर में हो रही है। याद रखना, क्वेश्चन पूछेगा पूर्ण स्वराज की मांग जो कांग्रेस की किस बैठक में हुई थी, कहाँ हुआ था? लाहौर में। कब हुआ था? दिसंबर 1929 में। ठीक है, 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को मध्य रात्रि रावी नदी के तट पर नेहरू जी ने क्या किया? तिरंगा झंडा फहराया और स्वतंत्रता की घोषणा को प्रस्ताव रखा। 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाने की बात कही गई। उसी दिन से 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। इसी वजह से 26 जनवरी को इसलिए झंडा दिवस मनाया जाता है, इसी वजह से मनाया जाता है। आगे जी, समझ आ गया? अब आइए गांधी समझौतावादी रुख। अब ये गांधी समझौतावादी क्या है? अब उसके बाद क्या हुआ ना कि गांधी जी भी प्लानिंग बनाने लगे कि देश में कुछ और बड़ा किया जाए। उसी बड़ा करने के क्रम में वो सोच रहे थे कि एक आंदोलन फिर शुरू किया जाए, जिस जो आंदोलन बाद में आएगा, समझना, अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, बाद में आएगा। उसी आंदोलन को शुरू करने के लिए मुद्दा खोज रहे कौन सा मुद्दा से आंदोलन शुरू किया जाए। तो उनके दिमाग में आया क्या किया जाए? डांडी मार्च किया जाए। डांडी मार्च क्या था? तो देखे क्या कि देश भर में लोगों को नमक पर भी टैक्स देना पड़ रहा है। तो गांधी जी बोले ये कौन बात हुआ, नमक तो बहुत सस्ता मिलता है। दूसरी बात ये खाना का बुनियादी अंग है, मेन चीज़ यही है। मैंने खाना कितना टेस्टी बना चाहिए, नमक नहीं रहेगा तो खाना बढ़िया लगेगा। कितना मसाला झोंक दो, नमक नहीं रहेगा तो खाने लगेगा बढ़िया। तो कहे भाई नमक पर भी टैक्स, हद हाल है। तो बोलेगा कि गांधी जी की नमक पर टैक्स नहीं दिलाएगा, नमक हम लोग खुद से बना लेंगे। समुद्र हमारा, धरती हमारा, नमक हमारा, तो टैक्स अंग्रेज चुका दे। तो उसी के लिए दांडी यात्रा शुरू किए। दांडी यात्रा मतलब क्या होता है? वो अपने आश्रम से, जो साबरमती आश्रम था अहमदाबाद में, वहाँ से दांडी एक जगह है, वहाँ तक बोले पैदल जाएंगे और पैदल जाके हल्ला करके नमक बना के दिखाएंगे, अंग्रेज के खिलाफ में आवाज़ उठाएंगे। इसी को बोला गया दांडी यात्रा। ये दांडी यात्रा मेन उद्देश्य होता है अंग्रेज से उनको खुरफाती करना, अंग्रेज को टिटियाई करके अंग्रेज से आंदोलन करना था। ठीक है, दांडी यात्रा शुरू किए। कब शुरू करते हैं याद रखना, 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम, जहाँ उनका आश्रम था। 78 को उनका अनुयायी था, उसके साथ में चल दिए। 24 दिन समय लगा और ये लगभग 250 किलोमीटर की पद यात्रा करने के बाद 5 अप्रैल को दांडी पहुँचे। तो याद रखना, चले कब थे? 12 को, पहुँचे कब है? 5 अप्रैल को। कितना दिन लग गया? 24 दिन। एक बार बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा था कि दांडी यात्रा में गांधी जी को कुल कितना समय लगा था साबरमती से उनको दांडी तक आने में? कितना समय लगा था? 24 दिन का। कितने दिन समय लगा था? और कुल किलोमीटर कितना है? 250 किलोमीटर की पद यात्रा की है, 250 किलोमीटर की पैदल यात्रा। पद यात्रा मतलब पैदल यात्रा, समझ रहा। और 6 अप्रैल, 5 अप्रैल के नहीं रहे, 6 अप्रैल को क्या किए? 5 अप्रैल तो दांडी पहुंच गए, लेकिन 6 अप्रैल को क्या किए? समुद्र का पानी वहाँ से उठाकर नमक कानून को तोड़ दिया। ठीक है, क्या किए? नमक कानून को तोड़ दिए। उसके बाद बोले क्या कि हर जगह नमक कानून का उल्लंघन किया जाना। उसके बाद ये कार्यक्रम ही शुरू हो गया। छात्र, स्कूल और कॉलेज का क्या हुआ है ना, छात्र जो बच्चे थे वो स्कूल और कॉलेज का बहिष्कार करने लगे, विदेशी कपड़ा का जलाया जाने लगा, दुनिया भर के काम हुआ। अब ये नमक सत्याग्रह का प्रसार, अब नमक सत्याग्रह जो है जगह जगह पर इसका प्रसार हुआ, फैला। अब यहाँ पर देखिए, एक बार गांधी जी ने नमक कानून को तोड़कर रस्में जो पूरी कर दी थी कि नमक कानून तोड़कर सत्याग्रह जो शुरू कर दिया था, तो तमिलनाडु के तंजौर में समुद्री तट पर सी राजगोपालाचारी है ना, त्रिचन्नापल्ली से देवारण्य तक की नमक की यात्रा की। तो याद रखना, तमिलनाडु साइड में कौन नमक कानून के मतलब सपोर्ट में था? कौन था? सी राजगोपालाचारी। ठीक है, मलाबार यानी केरल, मलाबार मतलब होता है केरल तट। केरल से कौन था? के कलप्पन ने कालीकट से पैथानूर तक नमक की यात्रा की। मतलब जिधर से जो नेता था ना, बड़ा बड़ा नेता ना, उधर से वो अपना चल दिया लोग कि हम पैदल चल के जाके नमक कानून को तोड़ेंगे, सर ना। तो तमिलनाडु में तंजौर से लेकर समुद्री तट तक गए थे कौन? राजगोपालाचारी। ठीक है, मलाबार तट में कौन गए? के कलप्पन। ठीक है, उसके बाद पेशावर जो है पाकिस्तान साइड में, पेशावर में खान अब्दुल गफ्फार खान। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है सीमांत गांधी किसे कहते हैं? इन्हीं को बोला जाता है, खान अब्दुल गफ्फार खान को। ठीक है, लाल कुर्ती इनकी सेना थी। ठीक है, तो सेना का नाम था लाल सेना, लाल कुर्ती नीचे लिखो किया, लाल कुर्ती के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो खान अब्दुल गफ्फार खान सामाजिक और राजनीतिक सुधारों ने पठान में राजनीतिक चेतना का प्रसार किया। तो पेशावर से ये नमक कानून तोड़े। इन्हें बादशाह खान और सीमांत गांधी भी कहा जाता है, देखो लिखो किया है, इन्हें बादशाह खान और सीमांत गांधी भी कहा जाता है। खुदाई खिदमतदार नामक इनका स्वयंसेवी संगठन था। तो क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है, खुदाई खिदमतदार इनमें से किसका स्वयंसेवी संगठन था या किसका संगठन था? खान अब्दुल गफ्फार खान का। सीमांत गांधी किसे कहते हैं? खान अब्दुल गफ्फार खान को। बादशाह खान किसे कहते हैं? खान अब्दुल गफ्फार खान को। लाल कुर्ती नाम से किसे जाना जाता था? खान अब्दुल गफ्फार खान को। पेशावर से नमक कानून कौन तोड़े? यही गफ्फार खान। ठीक है, अब सेलापुर से गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। क्वेश्चन पूछेगा नमक कानून जो चल रहा था उसमें से गांधी जी को गिरफ्तार किया गया कहाँ से? तो सेलापुर से। ठीक है, सोलापुर से गिरफ्तार के विरोध में प्रारंभ हुई आंदोलन में के भयंकर विरोध का रूप धारण कर लिया। गांधी जी को तो गिरफ्तार किया गया, लेकिन भयंकर विरोध
मतलब हो गया तो फिर उनको दोबारा छोड़ना पड़ा अंग्रेजों को, समझ ना। नमक सत्याग्रह में सबसे तीव्र प्रतिक्रिया धरासन में हुई, जहां सरोजनी नायडू, इमाम साहब आदि नेतृत्व में आंदोलन हुआ। उसके दौरान व्यापक दमन का सहारा लिया गया। मतलब कि सरोजनी नायडू और इमाम साहब ये दोनों जो थे नमक कानून को बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा रहे थे। आगे आ जाइए, नमक सत्याग्रह सबसे बंगाल में चौकीदारी एवं यूनियन बोर्ड का विरोध चलाया गया। मतलब क्या था ना, जैसे किसी जगह पर तो समुद्र था नहीं, जैसे बिहार में नहीं था, तो बिहार के लोग बोले कि हम कैसे नमक कानून तोड़े, पोखरा में से नमक थोड़े बना लेंगे, तालाब से थोड़े बना लेंगे। तो यहाँ जवाहरलाल नेहरू आए बिहार में, अब बोलेगा ये काम कीजिए, आप लोग चौकीदारी कर मत दीजिए। लोग चौकीदारी का है का, देश हमर लोग हमर, तो तू कोची रखवारी कर रहा है, तू तो चोर है, रखवारी थोड़ी करता है। मैंने अंग्रेज को बोला गया कि तुम तो चोर हो, कोची का रखवारी करोगे, चौकीदारी तुमको कर दे। चौकीदार का करता है, रखवारी ना करता है लोग, तो बोले कि चौकीदारी कर मत दीजिए। तो बिहार में चौकीदारी कर, बंगाल के कुछ क्षेत्रों में जहाँ समुद्री इलाका नहीं था उन क्षेत्रों में चौकीदारी कर का विरोध किया गया। ठीक है, गुजरात में तालुकों में कर बंदी पर आंदोलन लगाया गया। असम के कुख्यात कनिंगम सर्कुलर के विरोध में छात्रों ने एक शक्तिशाली आंदोलन चलाया। तो किसके विरोध में असम के छात्रों ने आंदोलन चलाया? कनिंगम का। ठीक है, मणिपुर और नागालैंड में कौन थी? रानी गडलियू के प्रशासनिक नेतृत्व में प्रदान किया। तो क्वेश्चन पूछेगा मणिपुर और नागालैंड से कौन रानी जो लड़ रही थी सविना अवज्ञा आंदोलन के सपोर्ट में? सविना अवज्ञा आंदोलन यानी डांडी मार्च यानी नमक कानून जो चल रहा था, तो सविना अवज्ञा आंदोलन के सपोर्ट में मणिपुर और नागालैंड से कौन रानी थी? तो रानी गडलियू। ठीक है, ये फेमस है, काफ़ी फेमस है, 8th क्लास में इनके बारे में दिया हुआ पूरे डिटेल में। आगे जी, बिहार में आंदोलन का प्रसार। अब बिहार में ये बहुत जानना जरूरी है क्योंकि ये क्वेश्चन बिहार से एकदम रहता है। ठीक है, अब बिहार में तो क्या था, समुद्र तट तो नहीं होने के कारण क्या किया गया? अभी जस्ट बोले हैं, चौकीदारी कर का विरोध आंदोलन शुरू हुआ। सिवान जिलों में चौकीदारी कर का विरोध आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहे थे? गंगा प्रसाद राय। एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, छप चुका है, आप सभी रट लीजिए, एकदम कन्फर्म आएगा, है ना। क्वेश्चन पूछेगा कि चौकीदारी कर का आंदोलन सिवान तो यानी बिहार में, है ना, बिहार के सिवान क्षेत्र में कौन नेतृत्व कर रहा था? गंगा प्रसाद राय। उसके बाद भागलपुर, मुंगेर, बाढ़, मोकामा, बढ़िया, बेगूसराय आदि क्षेत्रों में फैल गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान छपरा जेल के कैदियों ने विदेशी वस्त्र पहनने से इनकार कर दिया। इसे नंगा हड़ताल कहा गया। मतलब क्या किया लोग, छपरा का जो लोग थे ना, कैदी सब, बोला लोग कि हम अंग्रेज के कपड़ा नहीं पड़ेंगे। अंग्रेज का जो कपड़ा था ना, अंग्रेज जैसे कैदी लोग का कपड़ा होता है ना, अभी जैसे कैसे मुजरिम पकड़ाते हैं तो कैदी लोग का व्हाइट कलर का कपड़ा होता है, लाइनिंग रहता है। ठीक है, जेल पे मूवी में देखा होगा सब, उसी तरह अंग्रेज कैदी लोग का कपड़ा पहनाते थे लोग। तो वहाँ के लोग बोलते थे कि ना हम ना पहनते, तो उन लोग का भारतीय लोग क्या पहनते, धोती मर्दानी वगैरह बने भारतीय कल्चर वाले कपड़ा पहनते थे। तो बोला लोग कि हम लोग अपना कपड़ा दो, भले कैदी रहेंगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कपड़ा हम लोग को दो, देश का कपड़ा दो, देसी कपड़ा दो, समझ रहे, देसी कपड़ा दो, समझ गया। तो अंग्रेज नहीं मान रहा था लोग ना, तो का किया लोग कपड़ा उघाड़ के फेंक दिया लोग, ना पहनता हूँ। तो करा बोला गया नंगा हड़ताल, समझ रहा, कहला कि कुछ नहीं पहनेंगे। अंग्रेज कहा से रे भाई इतना थोड़े काम चलेगा, कपड़ा पहन, तो ना। तो इसको क्या हुआ, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया गया पटना जिला में, है ना। ये कहाँ के, छपरा के जेल में किया गया। ठीक है, आगे आ जाइए, आगे 1 मिनट रुक जाइए, कॉल आ रहा है, समझ आया। तो जो क्वेश्चन पूछता है, नंगा हड़ताल आंदोलन कहाँ हुआ था? छपरा के कैदियों ने किया था। क्यों किए थे? तो मतलब विदेशी कपड़ा का बहिष्कार किए थे, सिंपल। ठीक है, उसके बाद आ गया तो पटना के स्त्रियों ने बढ़ चढ़कर इस पर हिस्सा लिया, है ना। विदेशी कपड़ा का बहिष्कार करने में पटना के स्त्री भी, मतलब महिलाएं भी पूरा साथ दे रही थी, और इसका नेतृत्व कर रहे थे श्रीमती हसन इमाम, समझ ना, श्रीमती हसन इमाम ने की। मतलब कि हसन इमाम की वाइफ जो थी श्रीमती हसन इमाम ने, जिसे विद्यावांसनी देवी ने आगे बढ़ाया। ठीक है, मतलब ये विदेशी कपड़ा का बहिष्कार करने के लिए पटना से कौन कर रही थी? श्रीमती हसन इमाम, और विद्यावांसनी देवी भी इसको और आगे बढ़ाई। गया से कौन कर रही थी? चंद्रावती देवी चौकीदारी कर का विरोध का आंदोलन कर रही थी। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था, गया से निम्न में से कौन चौकीदारी कर का विरोध का आंदोलन कर रही थी? कौन महिला? तो कौन थी? चंद्रावती देवी। आज ये चंद्रावती देवी को छोड़िए, इधर आइए। गांधी इरविन पैक्ट। ये गांधी इरविन क्या है? तो जब गांधी जी दांडी मार्च का आंदोलन कर रहे थे तो उस समय अंग्रेज का जो लीडर था, यानी अंग्रेज जो वायसराय था, वो था इरविन। कौन था? लॉर्ड इरविन। तो इसको खाली इरविन याद रखो, इरविन था। इरविन क्या हुआ ना, इरविन गांधी जी को समझा रहा था कि आप छोड़ दीजिए, है ना, आप मत कीजिए, लेकिन गांधी जी नहीं मान रहे थे, समझ ना। गांधी जी नहीं मान रहे थे तो इरविन बोला जाइए नमक कानून तोड़िए, क्या कर लीजिए, कीजिए नमक कानून। उसी बीच में क्या हो रहा था, ब्रिटेन में एक गोलमेज सम्मेलन हो रहा था। क्या सम्मेलन हो रहा था? गोलमेज सम्मेलन। देख सकते हैं नीचे लिखा हुआ गोलमेज सम्मेलन। ठीक है,
गोल मेज सम्मेलन हो रहा था। गोल मेज सम्मेलन पता है क्यों नाम रखा गया था? मतलब गोल टेबल होता है, मेज मतलब क्या होता है? टेबल। तो गोल टेबल था, उसको चारों तरफ से लोग बैठ के बतियाएंगे, सॉरी ना। और कौन बनाया था? ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बुलाया था, सब नेता लोग को, बड़ा बड़ा देश के नेता लोग को। और गोल मेज इसलिए रखा था, मैंने वो कह रहा था कि कोई बड़ा छोटा नहीं। जैसे मान के चलो अगर एगो मेन अपना कुर्सी रख देता और उसके आगे चारों तरफ से लोग को बैठा देता, तो पता चलता है ना कि हाई लीडर हुए और बाकी सब लोग बैठा हुआ है। तो कहा कि नहीं, ऐसा नहीं रहेगा, सबको समान भाव से देखा जाएगा। एक गोल मेज बना दिया और चारों तरफ से गोल गोल लोग बैठ जाएगा, गोले चारों ओर से लोग बैठ जाएगा और सबकी बात यहाँ पर सुना जाएगा। तो गोल मेज सम्मेलन में गांधी जी को बुलाया गया था। गांधी जी को नहीं, बड़े बड़े नेता लोग को बुलाया गया था। गांधी जी गोल मेज सम्मेलन में नहीं गए। 3 बार गोल मेज सम्मेलन हो गया, पहला में नहीं गए। ये बात आप गांधी जी का मान के चलो, कुर्सी लगा हुआ था कि ये गांधी जी की कुर्सी है ना। गांधी जी के इंतजार, अब आएंगे अब आएंगे, इंतजार कर रहा था लोग, अब आएंगे अब आएंगे। गांधी जी नहीं आए। अब ब्रिटेन का प्रधानमंत्री जो बहुत सारे देशों पर कब्जा किया है लोग, क्योंकि हमारे देश पर तो कब्जा किया था लो ना। तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के बगल में जो बैठा था, कहा ये किसका कुर्सी है जी, कोई नहीं आया है? तो बोला गांधी जी की कुर्सी है। तो गांधी जी को बोला वही भी नहीं किए। कितना बात है भाई, प्रधानमंत्री बुला रहा, वो गांधी जी नहीं आ रहे। तो प्रधानमंत्री को बेइज्जती महसूस हुआ। वो फोन किए इरविन के पास। इरविन था यहाँ भारत का चेला, वो ब्रिटेन वाला का। इरविन के पास फोन किया, रे छोटा काहे नहीं भेजा रहे गांधी जी को? तो कह रहे गांधी जी यहाँ तो वो अपने डांडी मार दुका दुका कोची कर रहा है, वो नमक कानून तोड़ रहा है। तो बोले को भेजोगा, जल्दी भेज। तब इरविन आया कि जाइए ना महाराज, चल जाइए। तो गांधी जी बोले हम ना आ जाता हूँ, काहे जाएंगे, तो हमारा बात मानता है कि नहीं है? तो ये बोले कि अरे जाइए ना महाराज, उधर से फ़ोन करके गरिया रहा है। नहीं गए। फिर फ़ोन किया उधर से प्रधानमंत्री की, अब फिर दूसरा मीटिंग हो रहा है, इस बार भेज दो उसको। तो बेचारा कहा कि मान ही नहीं रहे बात। तो दो बेर गरियाया उधर का प्रधानमंत्री, अगर ना भेजेगा तो समझ लेना तो नौकरी खा जाएंगे। बेचारा इरविन भागे भागे आया गांधी जी लेकर, कहा कि महाराज कुछ बात है तो कहिए, क्या चाहिए आपको? आंदोलन कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ चाहिए होगा, तभी ना आंदोलन कर रहे हैं। तब बोले कि ये बात हुआ, एगो काम करो, लिस्ट धरो। 11 पन्ने का लिस्ट थमा दिए। 11 गो उसी को बोला गया 11 सूत्री, हाँ ना, 11 सूत्री बोला गया, समझे ना कहाँ लिखा गया रे, आगे होगा कहीं स्वर्णाम। तो गांधी जी इरविन को थमा दिए, कौन सा 11 सूत्री वाला फाइल। अब बोलेगा कि लो धरो। उस 11 सूत्री में बहुत सारा डिमांड था, जिसमें दुनिया भर का डिमांड था। तो वही समझौता हुआ किसके बीच में? गांधी और इरविन के बीच में। इसको क्या बोला गया? गांधी इरविन पैक्ट। पैक्ट मतलब होता है समझौता। कब हुआ? 5 मार्च 1931 को। इनके बीच में क्या हुआ? क्वेश्चन पूछता है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को। तो गांधी जी कहाँ चले गए? ब्रिटेन, लंदन गए। तो समझौता हो गया तो नहीं जाएंगे। तो बोलता है कभी कभी, इसमें बोले का पता नहीं दिया हो कि नहीं दिया है। वो जो जहाज से गए तो जहाजवा का नाम पूछता है, कावागाटू मारू उनका जहाज का नाम था, समझ रहे ना। वो जहाज से गए और जहाज से गए, वहाँ जाने के बाद वहाँ पर मीटिंग में बैठे। दूसरा मीटिंग, पहला गोल में सम्मेलन में गए थे, नहीं गए थे। दूसरे गोल में सम्मेलन में गए, बैठे वहाँ दूसरे गोल में, दूसरे में नहीं करेगा भैया। तो दूसरे में गए, बैठे। तो वहाँ पर गए तो बैठे थे, तो देखे बात तो अंग्रेजों से सब भड़काऊ बात बतिया रहे थे लोग। गांधी जी बोले हम बेकारे आ गए यहाँ पर से। फिर उसमें से बैठे देखे थे, तो वहाँ पर बैठे थे कौन? भीमराव अम्बेडकर। वो पहलकों में गए थे, दूसरकों में बैठे थे और तीसरकों में जाएंगे भीमराव अम्बेडकर, समझ, जो संविधान लिखे थे, है ना, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। उनको चढ़ा रहा था अंग्रेजों। एक काम कीजिए, मियाँ सन पाकिस्तान का मांग कर रहा है सब ना, आप वो एगो दलित के लिए अलग मांग कीजिए, देश मतलब देश को और तोड़ दीजिए। गांधी जी बतिया सुन लिए, कुर्सी उठा कर फेंक दिए, कहे चोटा कहीं का, अरे बुलाया हमको बेइज्जती करने के लिए। पाकिस्तान वाला वो अलग हल्ला कर रहा है कि हमको मुस्लिम के लिए अलग देश चाहिए, तू करा दलितों के लिए चाहिए। भाग गए उठ के, बोले कि अंग्रेज बहुत छोटा है सब। उसके बाद से सुबह से इसको क्या बोले, क्या नाम करे, भीमराव अम्बेडकर को बोले आप आइए देश में बतियाइएगा। इसके बहकावे में वहाँ पड़ गया ना, आप आइए देश में। अब वहाँ से मुँह लटके ले गांधी जी आ गए वापस, आके फिर असहयोग आंदोलन और ही तेज कर दिए, ना बात माने को कर सर ना। तीसरा सम्मेलन उसमें भी नहीं गया, कहे ना नहीं जाएंगे, छोटा है सब, खाली भड़काने वाला बात बतियाता है, ठीक है। अब गांधी जी किससे खिसिया गए थे? अंग्रेज से तो खिसियाबे किए थे, और भीमराव अम्बेडकर से भी, डॉक्टर साहब भीमराव अम्बेडकर से भी खिसिया गए थे कि आप उसका बतवा काहे सुन रहे थे, आप वो काहे नहीं चला दिए कुर्सी कर मुंह पर कि हम देश चल के काहे हो जाएंगे। खिसिया का मुंह बना के बैठे थे। भीमराव अम्बेडकर जब वहाँ से लौटे, भारत में आए, तो बहुत लोग समझाया कि गांधी जी बड़े आदमी हैं, बड़ा नेता आदमी है। वो खिसिया गया, जाइए मनाने के लिए, वो कहा हम ना जाता मनाने। भीमराव अम्बेडकर बोले, तो बाद में बहुत लोग दबाव डाला, तो भीमराव अम्बेडकर बोले ठीक है जा रहे हैं मनाने। और वो जानते थे मनाने जाएंगे तो जाहिर सी बात है गांधी जी क्या बोलेंगे कि देश से मत अलगे होना, बंटवारा मत मांगो, तुम भी मत हिस्सा मांगो, है कि नहीं, सब साथ में रहेंगे। तो आगे जाएंगे तो पुनः तख्त, उसको पुनः समझौता कहा जाएगा, जो आगे होगा उसको आगे बता रहे हैं, ठीक है, समझ रहे ना। आगे जी संविधान आंदोलन के परिणाम क्या निकला? तो इसका परिणाम निकला कि क्या हुआ?
बहुत सारे लोगों में अंग्रेजों का हालत ख़राब हो गया। जो टैक्स वगैरह ले रहा था, नमक पर टैक्स लगता, चौकीदारी पर टैक्स लग रहा था, वो सारा टैक्स क्या हुआ, उनको छोड़ना पड़ा। ठीक है, समझे क्या नाम। यहाँ एक एक करके देख लेते। इस आंदोलन का राष्ट्रीय आंदोलन के सामाजिक विस्तार आधार विस्तार रहा। विस्तृत सामाजिक आधार को महिलाओं की भागीदारी, मजदूर वर्ग की भागीदारी, शहरी मतलब सब लोग एक दूसरे से मिलकर लड़े। इस आंदोलन ने समाज के विभिन्न वर्गों में राजनीतिकरण किया, मतलब कि लोगों को एक दूसरे से जोड़ दिया। समाज में एक नई वर्ग अंग्रेजों का विरोध की भावना प्रकट हुई। उसके बाद देखेंगे पहली बार राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत महिलाओं ने प्रभावी रूप से भूमिका निभाई। क्वेश्चन पूछेगा किस आंदोलन में महिलाओं ने पहली बार प्रभावी रूप से मतलब बहुत ज़्यादा रूप से आंदोलन में भाग ली। कौन किस आंदोलन में, समझना अवज्ञा आंदोलन में। ठीक है, इस आंदोलन में महिलाओं की भूमिका। दूसरा पहलू महिलाओं का सार्वजनिक जीवन प्रवेश, मतलब एक तो था महिला इसमें आ गई, और दूसरा तो क्या था, महिलाएं बढ़ चढ़कर भाग लेने लगी। सार्वजनिक मतलब जीवन मतलब होता है कि घर के जीवन छोड़ के और बाहर के जीवन में भी जीने लगी, बाहर के आंदोलन में भी हिस्सा लेने लगी। उसके बाद क्या है, यहाँ पर आर्थिक बहिष्कार किया गया, मतलब अंग्रेजों का पूरी तरह से बहिष्कार किया, जैसे उनके कपड़ों का बहिष्कार, उनके सामानों का बहिष्कार, समझना। उसके बाद आएंगे तो इस आंदोलन के दौरान नए तरीके का इस्तेमाल हुआ, जैसे कि पूर्व आंदोलन में मतलब वो सब देखने के लिए नहीं मिला था। कौन कौन आंदोलन, जैसे कि इसमें सेना बना बानर सेना, लड़का सबका बानर सेना बना, लड़की सबका मंजरी सेना बना। ठीक है, और उसके बाद से उस कैसे बोल रही है रे, लड़की सेना का नाम ठीक है, लड़की सबका नाम बना था बकलोलिया सेना, बाद में उसका नाम करके रखा गया मंजरी सेना। चलिए कैसी सही बात है, बकलोलिया सेना नाम रखा गया था, तो बाद में लड़की से बोली सब बकलोलिया थोड़ी है, चुड़ैल नाम से ना रखने जी। हाँ ये सही है, देखो कितनी अच्छी लड़की है, ये अपना कितना बढ़िया सपोर्ट कर रही है, चुड़ैल सेना नाम रखना चाहिए। सही बात है, ये उस समय रहती नहीं तो कहती कि हम चुड़ैलों की सेना रहेंगे, हम उस सबका अध्यक्ष। चलो तो बानर सेना और चुड़ैल सेना मतलब मंजरी सेना दो बना, संगठन बना, मतलब कह रहे ना कि इस आंदोलन में बहुत बड़े बड़े ग्रुप बनाए गए। ठीक है, उसके बाद इस समय प्रभात फेरी का आयोजन भी इस संगठन का नए तरीके से अंतर्गत विशेष महत्व रखा। ठीक है, और पत्र पत्रिकाओं का इस्तेमाल भी लोगों को संगठित करने में मतलब करने का एक नया तरीका रहा। पत्र पत्रिका मतलब क्या होता है, समाचार पत्र। उसके बाद देखेंगे तो सविनय अवज्ञा आंदोलन ने श्रमिक और कृषकों का भी आंदोलन को प्रभावित किया, मतलब किसान लोग, नेता लोग सब और मजदूर लोग सब इस आंदोलन में आ गए। मुख्य परिणाम 1935 के भारत शासन अधिनियम पारित हुआ, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन बोलेगा किस आंदोलन के बाद भारत शासन अधिनियम 1935 पारित हुआ, किस आंदोलन के बाद, सविनय अवज्ञा आंदोलन। या क्वेश्चन पूछेगा कि भारत शासन अधिनियम 1935 ये कानून जो है किस आंदोलन के बाद लागू हुआ, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद लागू। पहली बार ब्रिटिश सरकार कांग्रेस की समानता के आधार पर बात करने लगी, मतलब अब अंग्रेज जो था ना अब सुधर गया लो। ठीक है, अंग्रेज क्या हो गया लो, सुधर गया लो। प्रथम विश्व युद्ध जब 1914 हुआ था, उस आंदोलन के बाद ये आंदोलन बहुत तेजी से आगे बढ़ा। ठीक है, उसके बाद कौन कौन आंदोलन हुआ, खिलाफत आंदोलन हुआ, असहयोग आंदोलन हुआ, सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ। ठीक है, बहुत सारे आंदोलन हुआ जिसकी वजह से अंग्रेजों की हिम्मत टूटी और भारतीय लोगों का हिम्मत बढ़ा। अब ये यहाँ लिखा है किसान आंदोलन, किसान आंदोलन के बारे में समझते हैं। ठीक है, किसानों का हाल क्या था, बुरी तरह से अकाल पड़ा हुआ था, भयानक हाल था, लोगों की मृत्यु होते जा रही थी। 1876, 78, 96, 97, 99 भीषण अकाल पड़ते जा रहा था और किसानों की स्थिति धीरे धीरे और भी खराब होते जा रही थी। इधर आइए, कांग्रेस की स्थापना कब हो रही है, 1885 में, पीछे ही जस्ट देखे लो ना। उसको कृषकों की समस्या को लेकर विशेष कार्य नहीं हो पा रहा था, मतलब कांग्रेस की स्थापना से लेकर अभी तक कोई खास काम नहीं हो पा रहा था। गांधी जी जो भारतीय राजनीति में प्रवेश किए हुए थे, लेकिन वो भी अभी उतना सक्रिय रूप से भाग नहीं लिए थे। अब ये चंपारण आंदोलन 1917 वाला जो गांधी जी चंपारण आंदोलन में आते हैं, एक्चुअली में क्या होता है, बिहार और बंगाल साइड में क्या था, किसानों की स्थिति बहुत ही ज़्यादा क्या थी, दयनीय थी। विशेषकर देखेंगे तो बिहार में जो नीलहे गोरे द्वारा 3 कठिया व्यवस्था प्रचलित थी। अब ये 3 कठिया प्रणाली क्या था, 20 कट्टा में 20 कट्टा जो ज़मीन है उसमें 3 कट्टा क्या करना पड़ेगा, नील की खेती करना पड़ेगा। इससे क्या हो जाता, ज़मीन खराब हो जाता था, इसके उपजाऊपन खत्म हो जाता था। ठीक है, नील की खेती करना नहीं चाहते थे किसान। 1908 ईस्वी में एक 3 कट्टिया व्यवस्था में कई सुधार लाने की कोशिश की गई थी। ठीक है, उसके बाद से परंतु किसान जो है ना उसकी हालत क्या हो रही थी, और दिन पर दिन खराब होती जा रही थी, है ना। उसके बाद से किसानों के पास है ना कुछ भी नहीं था, बेचने के लिए बाध्य रहते थे, बागान मालिक उनको टॉर्चर करते रहते थे, राशि भी उन्हें बहुत कम मिलता था। जर्मनी के वैज्ञानिक ने कृत्रिम नीले रंग का उत्पादन करना शुरू कर दिए थे, जिसका परिणाम स्वरूप बाजार में भारतीय नील की मांग गिर गई। ठीक है, चंपारण में अधिकांश जो बागान मालिक तो महसूस करने लगे कि नील के व्यापार में उन्हें अधिक मुनाफा नहीं होगा, इसलिए मुनाफे को बनाए रखने के लिए उन्होंने घाटे वाले किसानों पर लादना शुरू कर दिया। मतलब क्या था कि क्वेश्चन पूछेगा कि कृत्रिम नील कहाँ बनाना शुरू कर दिया गया था,
जर्म कृत्रिम नील मतलब होता है कि मशीन द्वारा, तो मशीन द्वारा नील बनने लगा। तो पहले क्या होता ना, नील के पत्ता होता था, क्या होता था, नील के पत्ता ही पौधा होता था, सॉरी ना, उस पौधे से नील बनाया जाता था, ठीक है। तो जर्मनी में जब आर्टिफिशियल नील बनने लगा तो भारतीय नील जो था ये महंगा पड़ता था, क्योंकि हाथ से बनाया जाएगा पौधा से तो महंगा पड़बे करेगा, तो ये महंगा भी जाता था। और वो जो नील था ना आर्टिफिशियल मशीन वाला, वो सस्ता था। अरे पगलिया, पौधा कौन उगाता रहे नील करे, और अभी किसे बनता ले, जब आर्टिफिशियल दुनिया आ गया तो पौधा का उतना, अब कहने का लगे जमीन है कि कौन नील उगाएगा रे, हद हाल है, कौन जो नील उगाने जाएगा, जमीन देख रही है कि बर्बाद, सारा कहानी सुन ली, पूछ रही है राम का था फिर के था ले भाई, अब उगाने जाएगा लोग, अंग्रेज के डर से लोग उगाता था, जब अब तो लोग का अपना पर्सनल है, कौन उगाएगा है, समझे ना। आर्टिफिशियल दुनिया आ गया तो आपका ओरिजिनल नील थोड़े मिलेगा पौधा वाला, अब आर्टिफिशियल ही ओरिजिनल से बेहतर हो गया है, समझे ना। तो जर्मनी में सबसे पहले शुरू किया गया था, बस इतना याद रखना। उसके बाद जो जब देखे कि जो नील के मालिक थे वो देखे कि भाई साहब हम लोग का जो नील जो है ना अब डिमांड कम हो गया है, तो उनका डिमांड कम हो गया तो उनकी कमाई कम हो गया, कमाई कम हुआ तो वो और किसानों पर टैक्स लाद दिए कि और पैसा दो, हमको घाटा लग रहा है, ठीक है ना। इससे क्या हुआ, किसानों की हालत और भी दयनीय होने लगी। तो 1916 ईस्वी में जो कांग्रेस का मीटिंग हो रहा है, कहाँ हो रहा है, लखनऊ में। क्वेश्चन पूछेगा 1916 ईस्वी में कांग्रेस की मीटिंग कहाँ हुई थी, लखनऊ में। आई जनाई थी एनी बेसेंट, यहीं पे थी 1916 वाला लखनऊ वाला में, जहाँ पर वहीं पे गए थे गांधी जी, और वहीं पे गए राजकुमार शुक्ला, चंपारण के, चंपारण से गए, बिहार के धरती चंपारण से गया राजकुमार शुक्ला, कहाँ, कांग्रेस की मीटिंग में, कांग्रेस की मीटिंग में गए और मीटिंग में जाके कहें कि हमारे बिहार में हालत बहुत ख़राब है, नील की खेती कराई जाती है जो हमारे किसानों का हालत ख़राब है। तो उसी में से कोई बोला कि गांधी जी जो है ना बड़े नेता, इनसे बोलिए, ये आपका बात सुनेंगे। तो राजकुमार शुक्ला गांधी जी से बोले, गांधी जी बोले ठीक है आप आपका बिहार में आएंगे, लेकिन गांधी जी नहीं आए, 2 बार 3 बार बेचारे गए, है ना, चिट्ठी लिख के भेजते थे कि गांधी जी प्लीज़ आ जाइए, गांधी जी बोलते अब आएंगे, बिहार आएंगे, परसों आएंगे, 2 महीने बाद आएंगे, अगले साल आएंगे, वही भूलियाते अगला साल राजकुमार शुक्ला चल गए, उनकर लगे कहे चलो कि ना तो करेगी, तो अब गांधी जी करे ए ना मानेंगे का, कर बिहारी यहीं तरह का बता, तोरों से बड़का थूतू रही, जोले जेबा ना तले मानम ना, तो कहे बाप रे बाप, छोड़ेगा नहीं रे, कहे चलो का समस्या है, कहे चलो बता समस्या बुझाइए, बड़े समस्या तरह बता दी, तब कहे चलो चलते हैं तुम्हारे संगे। तो क्वेश्चन कभी कभी पूछता है कि गांधी जी को बिहार में कौन लेके आया था, राजकुमार शुक्ला जी, कहाँ मीटिंग में इनको भेंट हुआ था, 1916 वाला कांग्रेस की लखनऊ अधिवेशन जो हो रहा था उसमें इनकी भेंट हुई थी गांधी जी से। वो टांग टूंग के घिसे आके गांधी जी क्यों मना के लेके आए। गांधी जी पहुँचते हैं अपने बिहार मोतिहारी में, मोतिहारी के बाद पहुँचते हैं, मोतिहारी में नहीं, उससे सबसे पहले पहुँचे थे छपरा में पहुँचे थे, सर नाम मोतिहारी नहीं, जवाहरलाल नेहरू आए थे छपरा में। ये कहाँ पहुँचते हैं, नीचे लिखा होगा ना। गांधी जी जब मोतिहारी में पहुँचे तो मोतिहारी में क्या हुआ, मोतिहारी में पहुँचे थे तो क्या हुआ कि पहले पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण एक ही में था, पहले चंपारण कहा जाता था, सर ना। जब मोतिहारी में पहुँचते हैं तो वहाँ का जो जिला कलेक्टर था, डीएम था, वो बोला गांधी जी से कि चुप से चल जाओ वापस, वरना क्या करेंगे, आप पे मुकदमा करके जेल में डाल देंगे। गांधी जी बोले कि हम कुछ कर रहे हैं, घुमाऊ ना है अपना देश में, ये अपना हमारा देश से बाहर है का, बिहार आए घूमने के लिए। तो कह रहे कि घूमने आए ठीक है, लेकिन कोनो समस्या का समाधान मत कीजिएगा। कह रहे समस्या होगा तो समाधान ना करेंगे तो हमारे दूसरे कौन काम में कौन है यहाँ, है कि नहीं है, पहले देखने तो दीजिए, ठीक है। तो इन पर मुकदमा चलाने के लिए बात कहा गया, मुकदमा भी चलाया गया, परंतु क्या किया, बिहार का सरकार जो है उनका न्यायालय से आदेश मिला कि मुकदमा को वापस ले लिया जाए, ठीक है। और गांधी जी घूम रहे हैं, घूमने दीजिए, कोई बात नहीं है, ठीक है। स्वर ना गांधी जी जगह जगह घूमे, लोगों की समस्याओं को देखे समझे। और उसी बीच में क्या हुआ ना, गांधी जी चंपारण में ही घूम रहे थे तो एक आदमी के घरे गए घूमने के लिए, ठीक है। घर नहीं गए, असल तो क्या हुआ ना कि वहाँ का लोकल दरोगा बुलाया, अंग्रेज था, बुलाया कि आइए आपको रात के दावत देते हैं। ये चल गए घूमने, कहे ठीक है। गांधी जी अब कैसे अंग्रेज की बात नहीं मानते, है ना, तो गए, कहें ठीक है। तो बुलाए मीटिंग पर खाना खाने के लिए, तो बैठे लो। तो जो खाना बनाने वाला था ना उसको अंग्रेजों का बोला, दरोगा बोल दिया धीरे से कि जहर मिला के खिला देना, ठीक है ना, इंग्लिश में बोल दिया कि जहर मिला के दे देना। अब वो बेचारे जो खाना बना रहा था उनका नाम था बतख मियाँ, बतख मियाँ, समझ ना। अब बतख मियाँ बेचारे भले अंग्रेज़ के खाना बनाते थे, गुलाम थे, अंग्रेज़ के संग संग रहते थे, लेकिन वो देखे गांधी जी बहुत अच्छा आदमी, उनके दिल में जगह कि ना आज ना वो ये सब करता हूँ। इतना दिन से अंग्रेज़ की गुलामी कर रहे थे, लेकिन बोले कि ना आज ना मैंने, गांधी जी मर जाएंगे कितना ख़राब लगेगा। बेचारे के दिल में बात को लगे, क्या बताए गांधी जी से, जहर तो मिला दिए थे। अब वो खानवा लेके जा रहे थे वही,
खनवा लेके जा रहे थे, तो राजेंद्र प्रसाद जो थे ना, बिहार के हैं, छपरा जिला के थे राजेंद्र प्रसाद, जो जो राष्ट्रपति 2 बार बने थे आज़ादी के बाद। तो राजेंद्र प्रसाद जो थे वो गांधी जी के संगे संगे थे वो भी, क्योंकि गांधी जी जब बिहार में आए तो बिहार के बड़े बड़े नेता भी उनके साथ में आ गए। जैसे नहीं नेता लोग आता है तो लोकली भी लोग नेता आ जाता है संगे संगे, वहीं गांधी जी आए तो लोकल बड़े बड़े नेता भी गांधी जी के संगे। तो राजेंद्र बाबू बैठे हुए थे और गांधी जी बैठे थे। बतख में आए तो राजेंद्र बाबू के कान में बोले, मैं जोहर में ले ले बनी, कह दिए ना खाए के। धीरे से बोल दिए, जोहर में ले ले बनी, मत कह दिए ना खाए के। अब राजेंद्र प्रसाद कहा ये कहा रे, तो इशारा कर दिए कि ये कॉलक हो, है ना। अब वो बेचारे तो वहाँ से अब राजेंद्र बाबू कैसे बोलते गांधी जी से कि मत खाइए, जहर मिला है। अब बेचारे वो सोच रहे थे कैसे करें, और मान के चलिए अब बोल देंगे तो अंग्रेज कहेगा कि कौन जहर मिलाया है कि नहीं है, ये बात तो हल्ला हो जाएगा ना। अंग्रेज कहीं कहा कि नहीं ज़बरदस्ती खाइए, तब तो कहा कि धीरे से खनवा उल्टा दिए, है ना। उठे धीरे से उल्टा दिए, खनवा गिर गया। खनवा गिर गया तो क्या हुआ कि एगो बिलाई वहीं पर थी, बिलैया को राजेंद्र बाबू देश बुला कि आओ 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 खा ले खा ले। बिलैया आई, खा ली, दिखाने के लिए साक्ष्य के रूप में। तो बिलाई को बुला दिए, बिहारी आदमी को बुद्धि टैलेंटेड रहता है ना, गजब आदमी, बुला लिए, बुला के बिलैया को खिया दिए। बिलैया खाई तो लौजन दाँत चियार के मर गई। अब मरी तो कहे तब हल्ला किए राजेंद्र बाबू, ई खा है, ई का होलो रे, ये तो मर गई बिलाई, खाना में जहर था का। अब तो दुर्गुआ बेचारा सक पका गया। दुर्गुआ को कौन मिला है रे खाने में जहर, पकड़ पकड़ जल्दी। अब कौन खाना बनाया था, कौन बनाया था, बतख मियाँ। अब बतख मियाँ का बेचारा लोग को पकड़ लिया, लोग बतख बना दिया। अंग्रेज पकड़ के उनको फांसी पर लटका दिया, बेचारे जान बचे। पता क्वेश्चन एक बार बीपी सिंह पूछा था कि खाने में जहर, गांधी जी जब चंपारण आए थे चंपारण में, तो उस समय खाने में जहर मिलाया गया था, तो किसने उनको मतलब आगाह किया, बचाया? बतख मियाँ। बतख में नहीं भूलेगा सब। चलो आ जाओ, आ गया। फांसी कितना हरामी है लो। अरे अंग्रेज एक से एक कांड था, अभी तो उसका कांड जानोगे तो क्या बात करोगे, और खतरनाक बहुत सारा कांड तो बताया नहीं जाता है ना। तो आज भी लोग यहाँ से चल जाएगा ब्रिटेन में, पकड़ के मारेगा ओकरा पूर्वज के, निकाल के ओकरा कवर में से निकाल, है ना, ताबूत में तो रहता है, लोग निकाल के मारेगा सुनने से, सर ना हड्डिए को मारा जाएगा उठा मार। चलो रे, गांधी जी के दबाव में सरकार ने चंपारण एग्रीकल्चर कमेटी का गठन किया। मतलब गांधी जी जो थे, अब गांधी जी खिसिया गए और आंदोलन जो है आंदोलन शुरू कर दिया। और शुरू करने के बाद, अरे रुक जाओ, चुप जाओ, जल्दी चलो, अरे अभी आधा घंटा और लगेगा, चैप्टर बहुत ही लंबा है, अभी आधा घंटा लगेगा। अभी 7 पे जाए, कोई बात नहीं, खत्म हो जाएगा, चलो, है ना। चलो, तो गांधी जी क्या हुआ कि गांधी जी लास्ट में नहीं माने और क्या किया, मजबूरन क्या किया, चंपारण एग्रेरियन कमेटी का गठन किया गया, है ना। हमारी एग्रीकल्चर बताता है कृषि, तो एग्रीरियन कमेटी का गठन किया गया गांधी जी कहने पर। मतलब उसमें फिक्स कर दिया कि जो मजदूर जो है नील की खेती करेगा तो इतने ही % करेगा, जिसमें देखो 25% क्या किया गया, किसानों को लौटाया जाए, उनकी जो टैक्स वगैरह है ना, उससे ज़बरदस्ती नहीं लिया जाए, है ना। तो 1919 ईस्वी में चंपारण एग्रीरियन एक्ट पारित किया गया। कब पारित किया गया? 1919 ईस्वी में। 17 में आए थे और 2 साल बाद ये एक्ट जो है पारित कर दिया गया था। 25% जो टैक्स है लौटाने के लिए बात कहा गया, ठीक है। जिससे क्या हुआ कि बाकी सारे लोगों को, किसानों जो किसान के जो जमींदार थे, उनको बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस हुआ। आगे ये इसमें लिखा हुआ है, परंतु गांधी जी का अधिकांश सहयोगी जो शिक्षित वर्ग के थे, है ना, जैसे राजेंद्र प्रसाद, आचार्य कृपलानी, गोरख प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद, है ना, धरणीधर प्रसाद आदि चंपारण सत्याग्रह में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे थे। अब क्वेश्चन पूछ देगा कि चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के साथ कौन कौन था? राजेंद्र बाबू थे, आचार्य कृपलानी थे, गोरख प्रसाद थे, ब्रजकिशोर प्रसाद थे, धरणीधर प्रसाद थे, ये सब थे। देखो इनमें से 2-3 को नाम दे देगा, उसके बाद कहेगा कि ना इनमें से कौन नहीं था या कौन था, तो सबका नाम याद रखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद स्थानीय महाजन और गाँव के मुख्तियारों के भी गांधी जी का सहयोग कर रहे थे। चूँकि गांधी जी इस आंदोलन को अपने सिद्धांत और सत्य अहिंसा के आधार पर था, इसलिए चंपारण को क्या कहा गया? चंपारण सत्याग्रह भी कहा जाता है इसे, ठीक है। अब आइए गांधी जी चंपारण सत्याग्रह कर लेते हैं। अब चलते हैं खेड़ा आंदोलन करने। खेड़ा में अब करेंगे गांधी जी बखड़ा खड़ा, ठीक है। खेड़ा में क्या करेंगे? बखड़ा खड़ा, ठीक है, ठीक है। तो खेड़ा में बखड़ा गांधी जी शुरू करते हैं, ठीक है। अब उसमें क्या हो रहा है, देखो खेड़ा में क्या हो रहा था कि देश के अन्य भागों में किसानों को भी आंदोलन हो रहा था, जैसे गुजरात के खेड़ा में हो रहा था। जब गांधी जी लगान से क्या थे, लगान माफ़ी के लिए किसानों की मांग के समर्थन उतर गए। 1917 ईस्वी में अधिक बारिश होने के कारण खरीफ का फसल क्या हो गया था? बर्बाद हो गया था। लेकिन जो लगान लेने वाला था वो मान नहीं रहा था और बोल रहा था किसान से कि लगान दो,
है ना, सरकार से इस आधार पर मांग का अस्वीकार कर दिया और किसानों ने लगान नहीं लेने के लिए बाहर लोग भड़क रहे थे, है ना। सरकार का आरोप लगा मतलब सरकार का जो भी आरोप था वो निराधार था। 22 जून 1918 ईस्वी को गांधी जी ने सत्याग्रह का आह्वान किया था। पूछेगा खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ? 22 जून 1918 को। कौन सा सत्याग्रह? खेड़ा। खेड़ा कहाँ है? गुजरात में। गुजरात के किसान की क्या दिक्कत था? फसल बर्बाद हो गया था, फिर भी उनको टैक्स देना था। गांधी जी बोले रे भाई फसल हुआ नहीं है तो टैक्स कोचिक देगा भेली, है ना, तो करना टैक्स देता हूँ, क्यों दीजिए टैक्स, समझ ना। तो खेड़ा में जाके गांधी जी, है ना, खेड़ा में क्या किए? बकड़ेजा किए। अब ये मोपला विद्रोह जो गुजरात में हो रहा है ना, मोपला विद्रोह। अब उसके बाद क्या हो रहा है? मोपला विद्रोह, ठीक है, जो कहाँ हो रहा है? आधुनिक के केरल राज्य में मलाबार तट, जो अभी केरल जो है मलाबार तट, उसको बोला जाता है मोपला विद्रोह, ठीक है। उसके बाद से मोपला स्थानीय पट्टेदार और खेतीगर थे, ये इस्लाम धर्म के अनुयायी थे। मतलब मोपला में, है ना, इसका शायद नाम दिया होगा, अली मुल्सियर करके नाम होगा मोपला विद्रोह का जो नेता था, पता नहीं, देखेंगे आगे, है ना, होना चाहिए कहीं ना कहीं, यहाँ नीचे में लिखा अली मुल्सियर। ऊपर आप बता, ऊपर से आते हैं मिल जाएगा। जबकि स्थानीय नंबूदरी और नायर भूस्वामी उच्च जाति के हिंदू थे। मतलब जो जमींदार जो था ना, वो था लो, है ना, नंबूदरी एवं नायर भूस्वामी उच्च जाति के थे, वो हिंदू थे। अन्य भूस्वामी की तरह उन्हें भी सरकारी संरक्षण प्राप्त था। मतलब वो अंग्रेज के संग रहते थे, अंग्रेज के सपोर्टर थे, ठीक है। पुलिसों का समर्थन था। वो टैक्स मोपला में किसानों के लगान का बोझ बढ़ा दिए थे, जिसके कारण किसान जो थे ना असंतुष्ट थे, किसान खिसिया गए थे, ठीक है। 1921 ईस्वी में की स्थिति में क्या हुआ? कांग्रेस की वहाँ के किसानों ने क्या किया, है ना, अपनी राजस्व की मांग की और खिलाफत आंदोलन में समर्थन में आया, ठीक है। जब यह आंदोलन हो रहा था, खिलाफत आंदोलन, तो मोपला विद्रोह में भी, मोपला में भी मुसलमान थे, जाहिर सी बात है खिलाफत आंदोलन का सपोर्ट करबे करेंगे, है कि नहीं है। खिलाफत आंदोलन के समर्थन में दिया, ठीक है। उसके बाद से मोपला विद्रोही ने एक धार्मिक नेता अपना चुन लिया, किसको? अली मुल्सियर को, और अपना राजा घोषित कर दिया। और घोषित जाहिर सी बात है, जब राजा घोषित करोगे तो वहाँ का जमींदार तो चुप बैठे लगे नहीं, जमींदार क्या करेगा? हल्ला करबे करेगा, जो अंग्रेज से बोलबे करेगा। 1921 ईस्वी में विद्रोही के खिलाफ एक सैनिक कार्रवाई आरंभ हुआ, है ना। दिसंबर तक 10,000 से अधिक विद्रोही मारे जा चुके और 50,000 से अधिक को बंदी बना लिया गया। इस प्रकार ये विद्रोह क्या हुआ? समाप्त हो गया। यानी कि मोपला विद्रोह कहाँ शुरू हुआ था? केरल में मलाबार तट में। कौन नेता था? अली मुल्सियर, है ना, इनको राजा वो अली मुल्सियार, ठीक है, मुसालियार, ठीक है, हो गया। अली मुल्सियर पूरा नाम है इसका, मुसालियार लिखा हुआ है, ठीक है। आ जाओ, बारदोली सत्याग्रह, ठीक है। बारदोली सत्याग्रह जो था, ये बारदोली में जाते हैं कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो गुजरात का जगह है, फरवरी 1928 ईस्वी में गुजरात के सूरत जिले में बारदोली में जाते हैं। वहाँ भी किसानों का ही समस्या था, ठीक है। वहाँ पर जाके असल दर बारदोली सत्याग्रह जो था ना, वो करने के लिए, वहाँ पर आंदोलन करने के लिए गांधी जी को बुलाया गया था। लेकिन गांधी जी क्या किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल को भेज दिया कि आप जाइए, आप देखिए कि हम ही कितना दूर देखते रहेंगे, ठीक है। तो ये चले गए। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल वहाँ पर गए और बहुत ज़बरदस्त वहाँ पर अपना आंदोलन किए और लोगों को जो समस्या था उन समस्या का समाधान किए। वहीं पर बारदोली की जो महिलाएं थी ना, इनको सरदार की उपाधि दे दी, मतलब सरदार बोल दी कि गांधी जी बोले कि बोलो तुम लोग का सरदार हैं, सर ना, मतलब वही उपाधि दिलवाए। तो महिलाओं ने इनको क्या उपाधि दिया? सरदार के। क्वेश्चन पूछता है किस आंदोलन के बाद वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि मिला? बारदोली आंदोलन के बाद। हाँ जी, ठीक है। महिलाओं का इसमें भागीदारी का अवसर प्रदान हुआ, देखो इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। किसानों के समर्थन में मुंबई रेलवे हाईवे हड़ताल हुई और ना के.एन. मुंशी और लालची नारंगी के आंदोलन में समर्थन में मुंबई परिषद, देखो नाम देखो, लालची नारंगी, लालची भी है, नारंगी है, ऊपर से दूसरा लाइन, ऊपर से दूसरा लाइन लास्ट में देखो, के.एम. मुंशी और लालची नारंगी, ठीक है। ये सब थे बारदोली में, नारंगी जी लालची थे। फलस्वरूप सरकार ने ना ब्लूमफील्ड और मैक्सवेल के नेतृत्व में जांच समिति गठन किया, जिसमें वृद्धि में अनुचित माना गया और सरकार दर में कमी लाएगा, ठीक है। मैंने टैक्स कम करना, अरे लगाना नहीं है, जो बोलूँगा उसको लगाना है, समझ आ रहा है ना, बस उतना। कहानी समझ आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा है? बस इतना बताओ, आ रहा है ना, बस उतना रह दो, है ना। आगे चलो, किसान सभा का गठन। अब किसान सभा का गठन देखिए क्या हो रहा है किसान सभा में, ठीक है। 1920 ईस्वी में, 1920 के दशक में किसानों का एक ग्रुप बन रहा था, ठीक है। 1920 ईस्वी में क्या बन रहा है? बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश और पंजाब में किसानों का गठन बनना शुरू हुआ। बिहार में 1922 ईस्वी में कौन कर रहा है? मुंगेर में शाह मोहम्मद जुबैर के नेतृत्व में किसान सभा का गठन हुआ था। क्वेश्चन पूछता है कि 1922 में या 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा गठन किसने किया था? शाह मोहम्मद जुबैर, एक बार खाली दे दिया था जुबैर, ठीक है, ठीक है ना। उसके बाद कहेंगे तो 1928 में कौन कर रहा है? स्वामी शाहजहां। ये तो क्वेश्चन फेवरेट क्वेश्चन है, एग्जाम में बराबर आएगा, इस बार भी एग्जाम में चिपकना ही है, एकदम फेवरेट क्वेश्चन है। पूछेगा
1929 या 1928, 1928 में स्वामी ये पूछेगा 1928 का किसान सभा आंदोलन किसने किया था? सहजानंद, स्वामी सहजानंद सरस्वती, याद रखना। उसके बाद 1929 ईस्वी में सोनपुर में किसान सभा का विधिवत स्थापना किया गया। सरदार पटेल ने बिहार की यात्रा की जिसमें इस आंदोलन का पर बल मिल गया और 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया। पहली बात कि अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हो रहा है? 11 अप्रैल 1936 को, ठीक है। आगे जी। उसके बाद कांग्रेस ने 1937 में अधिवेशन में प्रस्तुत की मांग कर स्वीकार कर लिया, मतलब जो भी किसानों का मांग था वो मान लिया गया। अब आइए मजदूर आंदोलन। किसान आंदोलन समझ आया? किसान आंदोलन में क्या क्या कहानी था? किसान आंदोलन में कहानी था बिहार से शुरू हो रहा है 1922 में मुंगेर से कौन कर रहे हैं? मोहम्मद जुबैर, ठीक है। उसके बाद आएंगे तो 28 में कौन कर रहे हैं? स्वामी सहजानंद सरस्वती। 29 में सोनपुर में मीटिंग हो रहा है। 36 में 11 अप्रैल 36 को अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हो जा रहा है। आगे आ जाइए। अब आइए कौन सा आंदोलन? मजदूर आंदोलन। मजदूरों की भी हालत ख़राब थी, देखेंगे यहाँ पर। तो मजदूरों का एक गठन बनना शुरू होता है 1917 ईस्वी में। अहमदाबाद में क्या हुआ था? प्लेग फैला हुआ था। प्लेग फैलने के कारण क्या हुआ था? प्लेग जैसे कैसे कोरोना फैला हुआ है उसी समय उस समय प्लेग बीमारी फैला हुआ था, समझ रहे ना? प्लेग की बीमारी। और बहुत सारे मजदूर जो है काम करना नहीं छोड़ के चले आए थे। तो फैक्ट्री वाला बोला सब कहा कि मेरे पास काम करो, तुम लोग मत जाओ सब, और तुम लोग को दुगुना पैसा देंगे। तो काम करने लगे। बहुत सारे लोग रुक गया, पैसा का मजबूरी था, कुछ लोग लालच में था, लोग रुक गया। तले कुछ दिन बाद बीमारियाँ ख़त्म हो गया। बस क्या किया कि तले ढेर लोग फिर वापस लौटने आया काम करने के लिए। तो जितना वो महीना काम किया तलो ना, तो गया से अंग्रेज से मांगने की आप तो बोले थे दुगुना देंगे। अंग्रेज का भगला कि ना दुगुना देंगे, एक बोले थे, भूल याद दिए थे तुमको। अब सब मजदूर वहाँ पर हड़ताल में बढ़ गए लोग। अहमदाबाद मिल हड़ताल इश्यू कहा था जब फिर में गांधी जी मारेंगे एंट्री, और वो बोलेंगे जब तू वादा किया था तो काहे नहीं देगा, मरबो करेंगे तोरा। तो क्या करेंगे? 35% बाद में निर्धारित किया गया कि कम से कम ना कुछ तो 35% दो। तो 35% को क्या हुआ? देना पड़ा, ठीक है। आगे आ जाइए। 31 अक्टूबर 1920 में कांग्रेस ने ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की स्थापना की। क्वेश्चन बहुत बार पूछता है, AITUC की स्थापना कब हुआ था? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियंस कांग्रेस 31 अक्टूबर 1920, ठीक है। कांग्रेस पार्टी ने इसकी स्थापना किया था। आगे जी। उसके बाद आएंगे तो देखेंगे तो लिखा हुआ है मजदूरों के विरुद्ध में दमनकारी उपाय भी किए गए। मार्च 1929 ईस्वी में वामपंथी नेताओं ने मेरठ षड्यंत्र के नाम से देश में द्रोह का मुकदमा चलाया गया, ठीक है। तो मेरठ षड्यंत्र कब हो रहा है? 1929, मार्च 1929 में। 1930 में कौन हो रहा है? सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो पीछे पड़ी चुका है लोग। 1931 में ऑल इंडिया नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस यानी कि हिंदू मजदूर संघ और यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस नामक 3 संगठनों की स्थापना हो रही है। कौन कौन संगठन? एक तो ऑल इंडिया नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, उसके बाद हिंदू मजदूर संघ, उसके बाद से यूनाइटेड ट्रेड यूनियन 1931 में बोल रहा है। क्वेश्चन इसमें खाली पूछेगा हिंदू मजदूर संघ की स्थापना कब हो रही है? 1931 में। उसके बाद देखेंगे उसके बाद आंदोलन में बहुत सारे जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस आदि जो है मैंने मजदूरों का सपोर्ट किए, भरपूर सपोर्ट किए। आगे जी जनजातीय आंदोलन। जनजाति मतलब होता है आप नहीं है अब, अरे पगली तो वही ना हुआ रे, ST है ना। हाँ तो क्या हुआ था? जनजाति नहीं कहा जाए तो कुछ हुआ? अरे अपने जाति धर्म पे गर्व होना चाहिए इंसान को। हद हाल है। तुम्हारे देश तुम्ही को गर्व नहीं है, देश तुम्ही का था। हम लोग तो इसमें क्या है, लोग किराएदार है लोग। पैसा दे पढ़ा रहे हैं, अब इतना पैसा लेगा सब रे। चलो जनजातीय आंदोलन आजिए। तो जनजाति जो है इनका देश है, इनके बारे में विशेष पढ़ना पड़ेगा आप लोग को, घबराइए नहीं। आजिए आगे ये भी आंदोलन करने लगी, चाह देगा सब। आंदोलन शुरू सही में रियली नहीं, आंदोलन करना शुरू कर देना तो लोग को बात मानना पड़ेगा। इसीलिए देखना हर विभाग में इन लोग को छूट बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि देश इन्हीं लोग का है तो छूट इनको नहीं देगा सरकार। सबसे ज़्यादा छूट फॉर्म भरने के लिए आपको 500 लगेगा तो इसको 100 रुपये में हो जाएगा। कब फ्री फॉर्म इसका भरा जाता है। तब का जो देश में पूरा शुरू से रहा है उसको नहीं छूट दीजिएगा तो किसको छूट दीजिएगा। लेकिन सरकार को ठीक करता है, ऐसा बात नहीं है। सरकार जो है जिसका देश है तो जाहिर सी बात है उसको छूट देना ही चाहिए, है ना। और ये समाज के मुख्य धारा से हमेशा से अलग रहे, शुरू से इन लोग को दबा कर रखा गया। हालांकि बहुत सारे लोग अभी मेरा जो जनजाति है आगे निकल चुके हैं ना। एक मेरा दोस्त था थारू, वो भी जनजातीय था। थारू जनजाति भी होता लो, थारू तो पढ़वे क्या रसम ना। सबसे बड़ी जनजाति भील, बिहार का संथाल है ना। भील सबसे बड़ा भारत में, और उसके बाद से वो जानती है उसको दूसरे नंबर पर है ना रे, और तीसरा नंबर पर
हाँ, संथाल हो, मुंडा, बहुत सारे जनजाति है, दुनिया भर की जनजाति है। ठीक है, आगे जाइए। चौथे नंबर पे ढेर आता है, तीसरे नंबर पे भी बहुत। अरे पगलेटी, मतलब बोल ढेर सारा करिए, छोटे अद्भुत है सभी। और चलो आगे आ जाओ। जनजातीय आंदोलन आ जाइए। जनजातीय आंदोलन मतलब आदिवासी लोग का आंदोलन। तो जनजातीय आंदोलन में देखेंगे, एक एक करके समझेंगे कि क्या क्या कहाँ का आंदोलन हो रहा है। ठीक है, यहाँ देखेंगे लास्ट में लिखा हुआ नीचे में 1922 और 24 में अलमुरी सीताराम राजू के नेतृत्व में होने वाले बहुत बड़े विद्रोह का कार्यक्रम शुरू हुआ। तो क्वेश्चन पूछेगा जनजातीय विद्रोह में से निम्न में से कौन संबंधित है, तो इनका नाम आता है अलमुरी सीताराम। ठीक है, आ गया जी, ये जनजातीय विद्रोह से संबंधित है। ठीक है, देखो मेन प्रॉब्लम क्या था कि साहूकार द्वारा शोषण हो रहा था। झूम खेती जमाने से जो चलती आ रही थी उस पर रोक लगा दिया। झूम खेती मालूम है ना, पेड़ को काट काट के उसको जगह जगह बदल बदल कर स्थानांतरित कृषि या झूम कृषि कहा जाता है। तो झूम कृषि पर अंग्रेज क्या किया, रोक लगा दिया। ठीक है, जिसके आदिवासियों के खिलाफ है ना, उसके बाद रोक लगाने वाले वन विभाग के खिलाफ आदिवासियों ने श्री राजू के नेतृत्व में छापामार युद्ध छिड़ा दिया। तो आदिवासी लोग का सपोर्ट कौन कर रहे थे, श्री राजू। इस विद्रोह से दबाने के लिए मद्रास सरकार ने काफ़ी धन और पैसा खर्चा किया। अंततः 6 मई 1924 ईस्वी को राजू जी को गिरफ्तार कर लिया गया और उनको गोली मार दिया सब ना। सितंबर 1924 ईस्वी में विद्रोह का दमन न कर दिया गया। तुम्हारा अब देखना, बीच पढ़ते पढ़ते खून मत तुम अपना खोलने लगना, सर ना। उड़ीसा का सामंतवादी रियासत है ना 10 पल्ला में अक्टूबर 1914 में खोंड विद्रोह हुआ। तो खोंड विद्रोह का हुआ 1914 में हुआ था ना। आगे जी, आगे समझते हैं। पूर्वी घाट पश्चिमी घाट में कालाहाड़ी बस्तर तक फैला हुआ था खोंड का विद्रोह। ठीक है, अंततः अंग्रेज ने इस विद्रोह का दमन करने का बहुत प्रयास किया। इस विद्रोह को अंग्रेजों ने आदिवासियों के मध्य एक युद्ध का माहौल बना रहा, जिसे अफवाह छोटा नागपुर के क्षेत्र में उराव के बीच वैसा ही विद्रोह भड़का। परंतु इस आंदोलन अहिंसक था और 1914 से लेकर 1920 तक रहा। देखो अभी ये जो युद्ध जो था ना, ये जो लड़ाई हो रहा था ये अहिंसक था, मतलब हिंसा वाला नहीं था। ठीक है, इनका नेता कौन था, जतरा भगत। कौन नेता था, जतरा भगत, समझे ना। तो जतरा भगत 1914-20 में चलता रहा, इनका नेता जतरा भगत है। इस आंदोलन, तो पूछेगा जतरा भगत द्वारा जो आंदोलन शुरू किया गया तो किस तरह का आंदोलन था, अहिंसक आंदोलन था। ठीक है ना। इस आंदोलन में सामाजिक और शैक्षणिक सुधार पर विशेष बल दिया गया था। इसमें एकस्वरवाद के मत पर मांस मदिरा और आदिवासियों को नृत्य पर दूर करने की बात किया गया था। मतलब ये जतरा भगत जो आंदोलन शुरू किए थे वो मेन था कि आदिवासी लोगों को सुधारा जाए, दारू शराब से दूर किया जाए, समझ ना। चटनी से भी ये रे बकलो लिया रे, दारू शराब की बात की तो चटनी में करिए नहीं, चखना ये खाइए, समझ आ गया, इसको समझ आ गया। ये पीती है, दारू शराब है तो चखना करना चाहिए। पापड़ मीट जो कच्ची खाएगी रे चखना में, अद्भुत है रे तू भी। करिए दारू शराब तो करिए, चखना भी चाहिए। आगे चला रे चखना वाली, इधर आप। 1920 में गांधी जी असहयोग आंदोलन जो शुरू किए थे उसमें भी आदिवासी लोग हिस्सा लिए थे, जतरा भगत वाले भी हिस्सा लिए थे। ठीक है, उसके बाद 1917 में मयूर भंज स्थलों में मणिपुर में है ना थोडोई कुकिया ने विद्रोह किया। ये 2 प्रकार का 2 वर्षों तक छापेमार युद्ध चला है ना। पोथांग प्रथा, जिसमें बिना मजदूरी के अधिकारों का सम्मान उठाने के लिए आदिवासियों को बाध्य किया जाता था, सरकार द्वारा झूम खेती पर प्रतिबंध लगा। अब यहाँ एक प्रथा लिखा हुआ है, इसकी पोथांग। इस प्रथा में क्या था, जिसमें बिना मजदूरी के अधिकारियों का सम्मान, मतलब बड़ा बड़ा अधिकारी आता चलो ना तो आदिवासी से वो पकड़ करे है ना, सामान उठा के ले चलो। जैसे कुली अभी काम करता लो स्टेशन पे, तो समझिए कुली काम करवाता था लोग, कुली सामान ढोने वाले लोग को, और पैसा नहीं देता है लोग। पहले अंग्रेज जो था ना आदिवासी से सामान ढुलवाता था, उसी को बोला जाता पोथांग प्रथा। मतलब तू सामान ढो स्वर्ण तो पोथांग प्रथा में सामान ढोवा लेते तलो और पैसा भी नहीं देते तलो, और झूम खेती पर तो बंद लगाइए दिए तलो। 1930 ईस्वी में जो असविना वैज्ञा आंदोलन हो रहा है, उस आंदोलन में भी इन्होंने भाग लिया। जिन महारानी का नाम था रोडेलिया, जो आएगा पीछे पढ़े लो। आगे जी, कितना पेज बच गया, और 4 है ना, चल खत्म कर दिया जल्दी से, क्या ना है तुमको, जल्दी करो इसको। आगे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी उसके बारे में बहुत सारी चीज़ जानते हैं लोग, इसमें मोटा मोटी सब पढ़ लिया जाएगा। ठीक है, एक एक करके ये बताते रहो। लैंड होल्डर्स सोसाइटी कब हुआ इसकी स्थापना, 1838 में। उसके बाद बंगाल ब्रिटिश एसोसिएशन 1943 में। उसके बाद ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866। ठीक है, उसके बाद से इंडियन एसोसिएशन 1876।
उसके बाद से पूना सार्वजनिक सभा 1870, उसके बाद इंडियन लीग 1875 में, मद्रास महाजन सभा 1800, इस सब का डेट याद कर लीजिएगा, ठीक है। आगे जी, यही चीज़ इसमें जानने वाला है। नीचे आइएगा तो 1883 ईस्वी में इंडियन एसोसिएशन का सचिव कौन थे? आनंद मोहन बोस। कलकत्ता ने नेशनल कॉन्फ्रेंस नामक अखिल भारतीय संगठन का सम्मेलन बुलाया। तो क्वेश्चन पूछेगा, नेशनल कॉन्फ्रेंस का संगठन किसने बुलाया था? मोहन बोस बुलाए थे। कब? 1883 में। आगे आ जाइए, आगे आइएगा तो लिखा हुआ है ना कि तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कौन करा? वही जिसका नाम बोला था A.O. ह्यूम, उसी का नाम है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, ठीक है। A.O. ह्यूम फुल फॉर्म मतलब उसी का है, A.O. ह्यूम का। यही कांग्रेस की स्थापना कर रहे हैं। ये कौन थे? तो रिटायर ब्रिटिश अधिकारी थे, दरोगा था, रिटायर हुआ था, सर ना, और ये कांग्रेस की स्थापना कर रहा है। 1884 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना की है, उसी का नाम बाद में रखा जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम ही का क्या बोलते उसको रे? इंडियन नेशनल कांग्रेस नाम रखाएगा बाद में। तो उसके बाद से ह्यूम जो था भारतीय नेता और भारत के जो उस समय वायसराय जो था, क्या नाम था? लॉर्ड डफरिन नाम था, ठीक है। तो डफरिन के विचार विमर्श किए, मैंने नेता सजा को बोले कि एगो ग्रुप बना दीजिए ताकि नेता लोग में खेलते रहेगा, लोग घूमते रहेगा लोग। तो नेता और जो वायसराय था उनसे मिलकर एक ग्रुप को बात किए, विचार विमर्श करके, और पार्लियामेंट में कमेटी का गठन हुआ। और उस बाद कितना दिसंबर को? 25 से 28 दिसंबर को क्या किया गया? 1885 को पूना में एक भारतीय राष्ट्रीय संघ का बैठक हुआ। उस बैठक में क्या हुआ? मतलब देखो, जो कांग्रेस की स्थापना हुई थी 25 से 28 दिसंबर 1885 में, तो उसमें मीटिंग किया गया था कि हम लोग पहला मीटिंग कहाँ करेंगे लोग? पूना में। लेकिन पूना में फैल गया था प्लेग, जिसके कारण वहाँ पर नहीं हुआ। और नहीं बोले थे कि मुंबई में गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय कॉलेज में क्या हुआ? पहला बैठक कब हो रहा है? 28 दिसंबर 1885 में। 1885 में। तो याद रखना, पहली बैठक कब हो रहा है? 28 दिसंबर 1885 को। कहाँ हो रहा है? बम्बई में हो रहा है, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हो रहा है, ठीक है। प्रस्तावित कहाँ था? पूना में, लेकिन प्लेग फैल गया तो नहीं हुआ वहाँ पर, ठीक है। वहीं पर इसका नाम क्या बदल कर रख दिया गया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। नहीं तो इसका नाम क्या था? भारतीय राष्ट्रीय संघ था ना। और अध्यक्षता कौन की थे? जस्ट पीछे बताया, WC बनर्जी, यानी कि व्योम चंद्र बनर्जी। और लोग कितना आए थे? 72 लोग आए थे, ठीक है। इसमें दुनिया भर के बात हुआ, का किया जाए, का किया जाएगा, इन सारे बातों को एक बार उसको तुम लोग देख लेना था, ठीक है सर, है ना। आ गया जी, यहाँ देखिएगा तो 1905 ईस्वी में क्या हुआ था? करजन पीछे पड़े लोग बंगाल विभाजन किया था। तो उसके बाद से फूट डालो के शासन करने वाला राजनीति शुरू कर दिया था, ठीक है, जिसके खिलाफ में बहुत ज़्यादा लोग हल्ला किए। अब आइए वामपंथी या कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना, ठीक है। तो वामपंथी शब्द का प्रथम प्रयोग फ्रांसीसी क्रांति में हुआ था। तो पूछेगा, वामपंथी शब्द का प्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था? फ्रांसीसी क्रांति में हुआ था, ठीक है, जहाँ समाजवाद और साम्यवाद का उदय हुआ था, ठीक है। 20वीं शताब्दी में ये विचारधारा भारत में भी फैलने लगा, जैसे कि मुंबई में, कलकत्ता में, कानपुर, लाहौर आदि जगहों पर शुरुआत हो गई। 1920 ईस्वी में MN राय, यानी कि एक मिनट, मानवेंद्र नाथ रॉय, रुक जाइए यार, पानी पी लेने दो। किसकी स्थापना कर रहे हैं ये? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कर रहे हैं। कौन सी पार्टी की? भारतीय कम्युनिस्ट। तो क्वेश्चन पूछेगा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने किया था? MN राय, ठीक है, MN राय, ठीक है, MN राय किए थे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1920 में। आगे जाइए, उसके बाद देखिएगा तो पेशावर षड्यंत्र केस जो है 1922-23 में चला, ठीक है। कानपुर षड्यंत्र केस कब चला? 1924 में। मेरठ जो षड्यंत्र केस था वो कब चला? 1929-33 में। इसमें 8 लोगों पर मुकदमा चलाया गया, ठीक है। उसके बाद साम्यवादी ये शहीद कहे जाने लगे जिन पर मुकदमा चलाया गया था। उसके बाद सरकार द्वारा एक पब्लिक सेफ्टी बिल लाया गया, ठीक है, जिस पे कांग्रेस क्या किया? पारित होने से रोक लगा दिया, ठीक है। दिसंबर 1925 ईस्वी में सत्यभक्त नामक व्यक्ति ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। देखो, एक होता कम्युनिस्ट पार्टी की और यहाँ है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना। कब हो रहा है? 1925 में। किसने किया? 1925 में। कौन किया था? नाम बताइए। सत्यभक्त नामक व्यक्ति ने। आ गया जी। 1920 ईस्वी में AITUC की स्थापना हो रही है और 1926 ईस्वी में इसका विभाजन हो जा रहा है। 1929 ईस्वी में MN जोशी ने AITUF की गठन कर दिया था। AITUF की गठन कौन कर रहा है? MN जोशी। और AITUC की स्थापना 1920 में। नीचे ये तो लेबर स्वराज्य पार्टी की भारत में पहली किसान मजदूर पार्टी थी। क्वेश्चन पूछेगा, भारत की पहली किसान मजदूर पार्टी क्या नाम था उसका? लेबर स्वराज्य पार्टी। आ गया जी।
भारतीय स्तर पर दिसंबर 1928 ईस्वी में अखिल भारतीय किसान मजदूर पार्टी की बनी, ठीक है। तो किसान बोल रहे हैं, भारतीय मजदूर पार्टी की स्थापना कब हुआ? 1928 में। अब बताओ अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? जस्ट पीछे पड़ा 1936 में हुआ था, 11 अप्रैल 1936। नहीं पढ़ के आए लोग, भूल गए लोग। उसके बाद देखो तो जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, अच्युत पटवर्धन और नरेंद्र देव आदि प्रमुख थे। अतः अक्टूबर 1934 को मुंबई में कांग्रेस में समाजवादी दल की स्थापना की गई। तो समाजवादी दल की स्थापना कहाँ हो रही है? मुंबई में 1934 में। 1931 में बिहार में समाजवादी दल की स्थापना कौन कर रहा है? जयप्रकाश बाबू। याद रखना, बिहार वाला क्वेश्चन कंफर्म पूछेगा कि जयप्रकाश समाजवादी दल की स्थापना किसने किया? जयप्रकाश बाबू ने, ठीक है। कब किया? 1931 में। कब किया भैया? 1931 में। अब ये सविनय आंदोलन के दौरान समाजवादी कांग्रेस का विरोध करना शुरू कर दिए। सविनय आंदोलन जब हो रहा था ना, तो सब समाजवादी जो नेता थे वो कांग्रेस का विरोध करना शुरू कर दिया, ठीक है। उसके बाद नीचे आएंगे तो साम्यवादियों के कारण कांग्रेस में फूट पड़ गया, ठीक है, जिसकी प्रणीति सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड बल की स्थापना की है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि फॉरवर्ड बल की स्थापना किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने। आ गया जी मुस्लिम लीग, वही मुस्लिम लीग जिसकी स्थापना अंग्रेज कर रहे हैं। किस लिए? कि ये लोग अपना अलग देश की मांग करें, ठीक है। तो 1857 ईस्वी में हिंदू मुस्लिम की एकता के विरुद्ध में क्या हुआ? अचंभित कर दिया गया। 1857 में क्या हुआ था कि हिंदू मुस्लिम एक साथ मिल के लड़े हुए थे और ये अंग्रेज जो थे देखा था कि भाई साहब ये हिंदू मुस्लिम कितना अच्छा से एक साथ मिल के मार रहा था हम लोग को, ये लोग में किसी तरह दुश्मनी करके ये लोग को अलग कर दिया जाए। तो उसी समय से प्लान बना लिया तो किसी तरह भारत के मुसलमान और हिंदुओं में टकराव कर दिया जाएगा, ठीक है, जिसका नतीजा बाद में कांग्रेस जो बंगाल विभाजन करेगा सब, उसके बाद से धीरे धीरे इनमें क्या करेगा? फूट डालना शुरू करेगा। 1857 में देखो डफरिन जो है हिंदू कांग्रेस को हिंदुओं का पार्टी का संबोधित किया। मतलब जो कांग्रेस का जो पार्टी बना था 1885 ईस्वी में, तो डफरिन सबसे पहले बोला मुस्लिम लोगों से कि वो हिंदू लोग का पार्टी है, तुम्हारा पार्टी कहाँ है? तुम अपना पार्टी बनेबे नहीं किया है, देख हिंदू लोग पार्टी बना लिया लो। और मुस्लिम लोग को भी भड़काना शुरू किया, ठीक है। विलियम हंटर नामक एक अंग्रेज था, वो तो अंग्रेज मुस्लिम मित्रता पर काफ़ी बल दिया था, ठीक है, एक पुस्तक लिखा था, ठीक है। आगे आइएगा तो देखिएगा तो मुस्लिमों के शिक्षा का प्रयास कौन कर रहा था? अब्दुल लतीफ़, आगा खां, सर सैयद अहमद खां अग्रसर थे। लेकिन सर सैयद अहमद का 1877 में मुस्लिम एग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ की स्थापना की थी। वही AU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है आगरा में, आगरा बोल रहे हैं, अलीगढ़ में, अलीगढ़ जगह का नाम अलीगढ़ है, आगरा बोल रहे हैं उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो कौन किया था AMU की स्थापना? सर सैयद अहमद खां 1877 में। 1905 ईस्वी में जो करजन जो था बंगाल विभाजन कर रहा है, बंगाल विभाजन की घोषणा कर रहा है और दो प्रांतों को बांट दिया, मुस्लिम और हिंदू के नाम पर, मुस्लिमों के नाम पर बांट दिया और हिंदुओं के नाम पर बांट दिया कि आधा हिंदू का रहेगा और आधा मुस्लिम का रहेगा बंगाल, ठीक है। सरकार का नीति था क्या कि हिंदू मुस्लिम के बीच में विद्रोह लादना। लेकिन वापस में जब हार्डिंग आया, करजन जब चला गया, दूसरा वास्ते आया हार्डिंग, तो उसको वापस ये लेना पड़ा, विभाजन जो है वापस रद्द करना पड़ा, ठीक है। अब आइएगा तो बंगाल विभाजन के हिंदू मुस्लिम की एकता में बहुत जल्दी ऐसा बाध्य किया जो मुस्लिम को कांग्रेस से अलग कर दिया। तो इस नीति में लॉर्ड मिंटो ने अमल शुरू कर दिया और एक निजी सचिव डपलन स्मिथ अलीगढ़ कॉलेज में प्रिंसिपल आर्कवार्ड के माध्यम से मुस्लिम प्रतिनिधि को मिलने की बात कही। उसके जवाब में मौलवी उल हक 35 प्रमुख मुस्लिम नेताओं के प्रतिबंधन के मिनट में आगा खां के नेतृत्व में 1906 में मिले। मतलब क्या किया कि जो मिंटो जो था, वो मिंटो अलीगढ़ के जो प्रिंसिपल थे उनसे बोला कि ये काम करो, अपना ग्रुप बनाओ, सब ग्रुप बना के हमसे मिलने आओ, है ना। तो गया मिलने के लिए किसके सपोर्ट? आगा खां भी गए। आगा खां सबसे बड़ा उसमें नेता था। तो आगा खां ने मुस्लिम लीग की स्थापना का नींव डाल दिया। कब? 1906 में। कब डाले? 1906 में। अजी ठीक है, देखो इसको कंप्लीट करके छोड़ा जाएगा, चैप्टर बड़ा है लेकिन पूरा कंप्लीट कर दिया। अब उसके लिए नेक्स्ट डे के लिए नहीं छोड़ा जाएगा, ठीक है। ढाका में नवाब सबीउल्लाह खान ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की कॉन्फिडेंसी नामक संस्था का सुझाव दिया। इसके सम्मेलन ढाका में 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को बुलाया गया। इसका नाम बदलकर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग रखा गया। तो क्वेश्चन पूछेगा इसका पहला मीटिंग क्या हुआ था? ढाका में हुआ था, ठीक है। इसका नाम वहीं पर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग रखा गया 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को। आ गया जी, ठीक है। इन्होंने वहीं से ये अलग निर्वाचन की मांग करने लगे। मतलब बोले कि हमके लिए अलग मतलब इलेक्शन की व्यवस्था किया जाए, हमारे नेता अलग होगा, हमारे लोग अलग हो गए, वोट हमको खाली मियाँ लोग देगा लो, ठीक है। सब वहाँ से मतलब भड़काव शुरू हो गया। 1909 ईस्वी में सुधार अधिनियम आंशिक रूप से मुस्लिमों के हित में रखते हुए सांप्रदायिक बल पर जोर दिया गया। सांप्रदायिक बल मतलब होता है कि लोग को लड़ाने के लिए, ठीक है। 1916 ईस्वी में जो कांग्रेस का मीटिंग में एनी बेसेंट कोशिश की थी कि सबको एक कर दिया जाए, तो सबको एक किया गया था कि नहीं किया गया था? उस मुसलमान नेता जैसे हकीम अजमल खां, है ना, डॉक्टर अंसारी, सैफुद्दीन किचलू जो थे पंजाब वाले, है ना, उसको मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मौलाना मजरूल हक आदि कांग्रेस के साथ मिलकर आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए मुस्लिम लीग को बोले कि भैया सब हम लोग एक साथ मिल जाते हैं और सबको मिल के क्या करते हैं,
है ना, सबको एक साथ मिल के और एक साथ मिल के अंग्रेजों को भगाया जाएगा। तो सब कोई मिल गया। लो 1 मिनट रुक जाइए, चलिए आ जाइए, इसको कंप्लीट करें। स्वराज्य पार्टी जी, स्वराज्य पार्टी की स्थापना पर देखते हैं। स्वराज्य पार्टी का पहले ही बता दिए थे, कौन खिस्सा कर लिया था? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। कायला खिस्सा आते कहानी सुना चुके हैं ना पीछे ही। 1922 में हुआ। आज ये CR दास और मोतीलाल नेहरू मिलकर स्वराज्य पार्टी की स्थापना कर रहे हैं। और देखेंगे तो मार्च 1923 ईस्वी में प्रथम स्वराज्य दल का सम्मेलन कहाँ बुलाया गया? इलाहाबाद में बुलाया गया था। ठीक है, तो पूछेगा स्वराज्य दल का पहला बैठक कहाँ बुलाया गया था? इलाहाबाद में 1923 में आ गया जी, है ना। अगला पेज में जी, अगले पेज में दिया राष्ट्रीय स्वयंसेवक यानी कि RSS की स्थापना, जो इस समय भारत में बहुत सारे लोगों को नाक में दम करके रखे हुए हैं। ठीक है, तो RSS जो है, RSS की स्थापना जो हो रही है, जिस RSS के ग्रुप के थे, मोदी जी भी थे RSS ग्रुप के, बड़े बड़े नेता भी बहुत सारा उसी में से निकले हुए। ठीक है, इनका मूल मंत्र होता है कि देश में सिर्फ हिंदू रहेंगे, कोई नहीं रहेगा दूसरा। और जब हिंदू रहने लगेगा उसके बाद कहेगा सब कि खाली बड़का जात रहेगा, आदिवासियों को मार के भगा दो, यहाँ से छोटे जात को मार के भगा दो। सॉरी नहीं, इनकी मानसिकता बहुत खतरनाक होता है। चलिए आगे चलिए। RSS अर्थात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की, जिसके मुख्य अवधारणा हिंदुत्व की, हिंदू राष्ट्र की, देखो बोले ना हिंदू राष्ट्र की थी, सन 1925 ईस्वी में हुई थी। तो क्वेश्चन पूछेगा RSS की स्थापना कब हुआ था? 1925 ईस्वी में। ठीक है, आगे चलिए। 1925 में इसकी स्थापना हुई। उसके बाद देखेंगे तो 1830 ईस्वी में कलकत्ता में राधाकांत ने धर्म सभा स्थापना कर धर्म सुधारण में शुरू किया था। और परंतु डैश में, परंतु कब रे? परंतु कितना लिखा है वो? 1875 में बम्बई में स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की, क्वेश्चन पूछेगा बहुत बार पूछता है, आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? दयानंद सरस्वती। याद रखना, ट्रिक से याद करने का तरीका है, आर्य को दया नहीं आती है। तो आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? दयानंद सरस्वती। और वो क्या डायलॉग मारे थे? वेदों की ओर लौटो, कब किए थे? 1875 में। ठीक है, नीचे ये बाल लाल पाल की कहानी तो ऊपर बता चुके हैं। बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, और पाल से नाम क्या आते हैं बताओ तो? सब बोल के अच्छी बात है, जब पिटैया होगा तब अपने आप याद आ जाएगा। आगे आ जाइए, आगे आ जाओ। अगला जो है लिखा प्रत्येक हिंदू पहले हिंदू और भारतीय बाद में। ठीक है, 19 क्या हुआ रे? अरे रुकना कर इसको खत्म करना। 1915 ईस्वी में मदन मोहन मालवीय द्वारा हरिद्वार में हिंदू महासभा का गठन किया था। क्वेश्चन पूछेगा हिंदू महासभा की स्थापना किसने किया? मदन मोहन मालवीय ने। कहाँ किए थे? हरिद्वार में। ठीक है, आगे जी यहाँ लिखा हुआ है उसी समय बाल गंगाधर के अनुयायी श्री KB हेडगेवार 1950 ईस्वी में नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 में हो रहा है। किसने, कौन कर रहा है? KB हेडगेवार। किसके चेला थे? बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक के। आगे जी 1914 से लेकर 1930 ईस्वी के बीच में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का अपनी चरम सीमा पर थी, जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन था। ठीक है, आगे जी खत्म हो गया। चलिए बहुत अच्छी बात है। आइए क्वेश्चन आंसर पर बात कर लेते हैं। चुप रहो। गदर पार्टी की स्थापना किसने कब किया? लाला हरदयाल। अरे हावड़ाओ नहीं हो रहा है, क्लास ओवर कर रहे हैं। लाला हरदयाल कर रहे हैं। 1913 में कहाँ किए थे? सन फ्रांसिस्को, जो अमेरिका कनाडा में था। ठीक है, आ गया जी जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में, कहाँ, पंजाब में हुआ था। किसके खिलाफ में हुआ था? तो लोग मीटिंग करने गए थे, सत्यपाल किचलू और ये सफरुद्दीन और किचलू के समर्थन में लोग गए थे। लखनऊ समझौता कब हुई? 1900 किसने किया था? लखनऊ समझौता में कौन मीटिंग कराया था? जिसमें गरम दल, नरम दल और मुस्लिम लीग को एक किया गया था। एनी बेसेंट जो थी बात बनाई, तो वो अध्यक्षता नहीं करे थे, अध्यक्षता तो अगले साल करेंगी, वो सबको मिलाई थी। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? दिसंबर। किस में पारित हुआ? दिसंबर 1920 वाला महीने पारित हो रही है। दिसंबर 1920। अरे गधा, हम कहाँ लगाए हैं? अरे सितंबर 1920 कलकत्ता, सितंबर 1920 कलकत्ता में हुआ था। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किस अधिवेशन, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? पारित मतलब हो गया लागू हो गया था। ठीक है, तो कब हुआ था? दिसंबर 1920 वाला में। ठीक है, आ गया जी नागपुर वाला।
भारत के खिलाफ खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ? ठीक है, तुर्की के देश में, तुर्की में था खलीफा। सोनावागी आंदोलन जो है कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? दांडी यात्रा 1930 वाला में। 24 दिन लगा था समय, 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल तक चला था। 250 किलोमीटर की दूरी था, 78 को लोग था, सारा चीज़ याद रखिएगा। पूर्ण स्वराज्य की मांग कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में हुआ? लाहौर में हुआ था, है ना। 31 दिसंबर 1929 को रावी नदी के तट पर जवाहरलाल नेहरू झंडा फहरा के बोले कि 26 जनवरी के दिन क्या मनाया जाएगा? स्वतंत्रता दिवस, मतलब मनाया जाएगा, झंडा दिवस मनाया जाएगा। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना 1925 में कौन कर रहा है? यानी आरएसएस की स्थापना केडी हेडगेवार, है ना। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन में मिला था? बारदोली गुजरात वाला जो हुआ था। रंपा विद्रोह कब हुआ था? 1916 में। बाल गंगाधर तिलक डैश और कौन था? एनी बेसेंट। डैश के भारत के खिलाफ आंदोलन के नेता, खिलाफत आंदोलन के नेता कौन थे? खिलाफत आंदोलन के नेता कौन थे भारत में? खिलाफत आंदोलन के भारत में नेता शौकत अली और मोहम्मद अली। शौकत अली और मोहम्मद अली, तो अली बंधु। ठीक है, लिख लो। तो पूछ रहे थे तो कहानी बता रही थी। डैश फरवरी और डैश को डैश आंदोलन स्थगित हो गया। दो तो लाओ तो यार बुक दो तो। असहयोग आंदोलन जो है कब से कब शुरू हुआ और कब खत्म हो गया? नहीं, इस वाले में 12 मार्च को शुरू हुआ उसको। और ये आंदोलन जो स्थगित हो गया, ये असहयोग आंदोलन कह रहा है। तो असहयोग आंदोलन जो स्थगित कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 को कह रहा है। और ये आंदोलन स्थगित हो गया, शुरू हुआ था, चुप रहो, 5 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन स्थगित हो गया। ये 5 फरवरी के नहीं हुआ था, 12 फरवरी 1922 को। देखो एग्जैक्ट इस तरह बनेगा। असहयोग आंदोलन, देखो सब चीज़ों में गायब कर दिया है ना, नाम दिया आंदोलन का, खाली फरवरी लिख दिया है। तो याद रखो 12 फरवरी 1922, है ना, 1922 असहयोग आंदोलन स्थगित हो गया। क्यों स्थगित हुआ था मालूम है? चोरा चोरी कांड के कारण। साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन था? सर जॉन साइमन था। कौन था? सर जॉन साइमन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहले अध्यक्ष कौन थे? बताओ, अभी जस्ट ने बताया तेरे, अभी तो ऊपर बताया पूरा नाम उसका भी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस प्रथम अध्यक्ष कौन था? ये वो WC बनर्जी। WC बनर्जी, ठीक है, लिखवा दिएगा। WC बनर्जी लिख दो भारतीय राष्ट्रीय 6 नंबर में, WC बनर्जी। डैश रुकिए, साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? सर जॉन साइमन। हाँ सर। 5वां का 5 नंबर क्या है? 5 नंबर डैश में डैश कर के विरुद्ध में आंदोलन हुआ। तो सन पूछ रहा 1930 ईस्वी की में क्या हुआ था? 30 में चौकीदारी कर के विरुद्ध में आंदोलन प्रारंभ हुआ। चौकीदारी कर में, वही ना बिहार में हुआ था। 1930 चौकीदारी कर के विरोध में आंदोलन आरंभ हुआ था। 1930 चौकीदारी कर में, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी। उसके बाद डैश अप्रैल डैश को अखिल भारतीय किसान सभा का गठन। तो कितना तारीख को होता है? 11 अप्रैल 1936 को अखिल भारतीय किसान का गठन। 1936 को अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कहाँ हुआ? लखनऊ में हुआ था, लखनऊ में हुआ। उड़ीसा में डैश और डैश का विद्रोह हुआ। उड़ीसा में कौन विद्रोह हुआ था? उड़ीसा में डैश और डैश 1914 खोंड विद्रोह। उड़ीसा में कब? 1914 कौन सा विद्रोह? खोंड विद्रोह, ठीक है। पीछे गंगाधर तिलक 1 नंबर में क्या बोले हैं? अरे गधा, बाल गंगाधर तिलक और एनी बिसेंट होम रूलिंग के आंदोलन का शुरू किए थे। एनी बिसेंट नहीं था। हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। काफ़ी समय, लंबा समय लग गया, इसको थोड़ा रट लीजिएगा, एग्जाम में बहुत आने की संभावना रहती है। फिर कल जो है नेक्स्ट वीडियो पढ़ा जाएगा। मिलान करने भी है। अरे आ जाओ, आ जाओ, जल्दी करो, जल्दी करो, काफ़ी लंबा समय हो गया। आ जाओ, मिलान करने आ जाओ। गांधीवादी चरण, गांधीवादी चरण हो जाएगा पहला के मिला लो। गांधीवादी चरण 1919 से लेकर 1947 मिलाओ। 1919 से लेकर 1947। चौरी चौरा हत्याकांड कब हुआ था? 5 फरवरी 1922, ठीक है। उसके बाद आ जाओ, कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी। कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष 1915 नहीं रे, यहाँ देवे नहीं किया ऑप्शन में, ऐसे ही इसको छोड़ो, ऑप्शन गड़बड़ दिया, रुक जाओ। कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष इसको रहने दो, नीचे आओ। बंगाल विभाजन वापस कब हो गया था? 1911 में वापस हो गया था, क्योंकि हार्डिंग वापस कर दिया था। पढ़ हिंदू महासभा जो है वो कौन जगह? मदन मोहन मालवीय, अभी जस्ट पढ़े लो हिंदू महासभा। मोपला विद्रोह कब हुआ था? मोपला विद्रोह तो केरल में हुआ था, ठीक है।
ये कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष 1915 नहीं होगा, गलती है, इसको काट दो। लिखो कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस WC बनर्जी लिख दो इसकी जगह पर, गलती दिया हुआ, ठीक है, इसको लिख लेना WC बनर्जी, ठीक है, WC 1915 नहीं होगा। हो गया कंप्लीट, खत्म करते हैं यहीं पर। देखो ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, इसलिए काफ़ी ज़्यादा लंबा समय लग गया। फिर हम लोग दूसरे क्लास में फिर से वापस मिलेंगे, ठीक है।